अब आस्था दौड़ते भागते जैसे ही नीचे आई, सबके सब हैरानी से आस्था को देखने लगे थे, क्योंकि आस्था बहुत तेजी से दौड़ कर आई थी, जिसकी वजह से उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई थी और वह जोरों से लंबी लंबे सांसें से ले रही थी। तब दादाजी, रश्मि, आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव साथ साथ देव, जो कि आहान ने देव को फोन कर दिया था कि भाई इस तरह से तबीयत खराब है तो जितना भी काम है वह सारे का सारा घर से ही ऑपरेट करें, तो इसीलिए वह भी वहां आ गया था। अब जब सबने आस्था को इस तरह से घबराते हुए देखा और इस तरह से उसकी सांसें फूलते हुए देखा, तो वह सारे हैरानी से आस्था की ओर देखने लगे। तब तक रश्मि एक गिलास पानी आस्था के पास ले गई। आस्था ने की झटके में पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया था। फिर दादाजी की ओर देखकर बोली थी, दादाजी अब जानते हैं ना वह कितने ज्यादा डरावने हैं, फिर क्यों छोड़ा आपने हमें उनके पास। हाँ। अब जैसे ही आस्था ने मासूमियत से एक बार फिर दादाजी से बच्चों की तरह शिकायत की, तब दादाजी मुस्कुरा दिए थे। लेकिन तभी ध्रुव और आहान वहां आकर खड़े हो गए थे और कहने लगे, भाभी ये आप कैसी बातें कर रही है? क्या आपको इस शहर का सबसे हैंडसम मुंडा डरावना लगता है? और आप जानती भी है भाई के ऊपर कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, और आप उन्हें डरावना कैसे कह सकती है? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव भी आहान की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वही आकाश और सुमित एक तरफ जाकर बैठ गए थे। उन लोगों की गॉसिप में उन्हें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ही देर बाद तभी आस्था आहान को देखकर बोली, अच्छा आपके भाई पर इतनी सारी लड़कियां मरती है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ आपकी बात को। तब आहान आस्था को चुनौती देते हुए बोला, अंडरस्को देखिएगा, मैं आपको एक दिन इस बात का सबूत दूंगा, वह भी विद प्रूफ। ऐसा कहकर आहान मुस्कुरा दिया था। तब दादाजी बोलते, अच्छा अच्छा मेरी बेटी को कोई तंग नहीं करेगा, और वह आस्था के पास गए और उसको अपने कमरे में लेकर जाने लगे और बोले, बेटा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब आस्था बिना सोचे समझे दादाजी के साथ चल दी थी। और दादाजी ने कमरे में तुरंत जाते ही आस्था के सामने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। अब दादाजी के इस तरह से हाथों को जुड़ा हुआ देखकर आस्था हैरान हो गई और बोली, दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे सामने इस तरह से हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दादाजी इमोशनली बोले, बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें अरमान के आसपास रहना में भी कितना ज्यादा खौफजदा कर देता है, लेकिन मेरे बच्चे, बस जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता, उसका हाथ ठीक नहीं होता, तब तक तुम उसका ख्याल रख लो। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज इसे याद, ये बूढ़ा दादा तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, और उसके बदले में मैं तुम पर कोई किसी तरह का कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। दादाजी ने एक तरीके से आस्था को कन्वेंस करने के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वह अरमान का ख्याल रखती है तो उसके बदले में वह दादाजी आस्था का एडमिशन करवाएंगे। आस्था भौहें सिकोड़ते हुए दादाजी की ओर देखकर बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? हम किसी का ख्याल रखने के लिए हम इस तरह से अपने फायदे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नहीं, हम ऐसे तो कभी भी नहीं थे। रही बात आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया का ख्याल रखने की, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं, हाँ, हम उनका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं दादाजी। वैसे भी हमारा यहाँ इस माहौल में दम घुटता है, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। प्लीज दादाजी, आप इस तरह से हमें हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिए। अब जैसे ही आस्था ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये रिक्वेस्ट की, दादाजी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और आस्था की मासूमियत और उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी इस तरह की बातें सुनकर दादाजी उसके पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुके थे। और प्राउड टोन में बोले, मेरे बच्चे तुम बहुत प्यारी हो, सच में तुम्हारी जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी है। अरे आजकल तो लोग अपनी भलाई के लिए ना जाने क्या से क्या कर बैठते हैं, लेकिन तुम एक निस्वार्थ भाव से लोगों के सिर्फ सेवा करना जानती हो। सही मायनों में तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही डॉक्टर होना चाहिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था हल्के मुस्कुरा दी थी और बोली, अब हम जा रहे हैं आपके उस जिद्दी आइडियल पोते को ब्रेकफास्ट कराने के लिए। अभी हाँ, हम डर के मारे भाग कर आ गए थे, अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके जुल्मों को चुपचाप सहते रहे, उनसे ज्यादा बात ना करें। आस्था ने नजरें चुराते हुए ये सारी बातें कही थी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, दादाजी का चेहरा एकदम से ही काफी ज्यादा मायूस सा हो गया था, क्योंकि जिस तरह से आस्था ने कहा था कि वह अरमान के जुल्मों को चुपचाप सहने की कोशिश करेगी, तो ये बात दादाजी को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और वह आस्था के सर पर हाथ रखकर बोले, नहीं मेरे बच्चे, तुम एक जीती जागती इंसान हो, किसी की नौकर या सर्वेंट नहीं हो जो किसी के भी जुल्मों को चुपचाप सहती रहोगी। नहीं बेटा, जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है, याद रखना। यहाँ तुम्हें किसी के जुल्म को सहने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं चाहता हूं कि तुम अपने हक के लिए लड़ो, और रही बात अरमान की, मैं उसे अब साफ साफ इस बात के बारे में बोल दूंगा कि अगर उसने तुम्हें इतना सा भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। जैसे दादाजी ने उदास मन से ये सारे बातें कहीं, आस्था मुस्कुरा और बोली, दादाजी हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, और आखिरकार हम बच्चे थोड़े ना है, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। और मन ही मन में आस्था सोचने लगी कि दादाजी अब हम आपको क्या बताएं कि हम तो अपनी जिंदगी के कागजों पर बहुत पहले ही साइन कर चुके थे, अब तो हमारी जिंदगी पर हमारा भी अधिकार नहीं है। ये सोचते हुए आस्था कहीं खो सी गई थी और पूरी तरह से मायूस हो गई थी। लेकिन अगले ही पल दादाजी के आवाज पर वो अपनी सोच से बाहर आई और जल्दी वो एक बार फिर अपने आप को मजबूत करती हुई अरमान के कमरे की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर सुमित, आकाश एक जगह बैठे हुए थे। अचानक से सुमित का फोन बजने लगा। सुमित का फोन आने पर आकाश ने केवल एक नजर उसकी ओर देखा, उसके बाद वह वापस से सपाट चेहरा लिए सामने लगी बड़ी सी दीवार पर एक फोटो फ्रेम को देखने लगा था। वह जैसे ही सुमित ने अपने फोन पर एक अनजाना सा नंबर देखा तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे। फटाफट से उसने फोन उठाकर अपने कानों पर लगा लिया था और दूसरी तरफ कुछ ऐसा बोला गया कि सुमित के चेहरे के भाव एकदम गंभीर हो गए थे और वो सिर्फ एक ही लाइन बोला, अंडरस्कोर आई एम कमिंग। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, आकाश ने सुमित की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना? तब सुमित ने केवल एक सपाट लुक आकाश को दिया और फटाफट से वहां से बाहर निकल गया था। अब आकाश भी सुमित के इस तरह से जाने पर थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहीं न कहीं आकाश समझ चुका था कि इस तरह सुमित कहाँ जा सकता है। इसीलिए आकाश ने जल्द ही सिक्योरिटी को ऑर्डर कर दिया था कि वो सुमित को बिना बताए उसके साथ उसके जाए और उसका ख्याल रखें। जल्दी ही सुमित के वहां से अब जाने के बाद आकाश अपने कमरे में जाने लगा था। आकाश ने भी आज अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। तब तक डॉक्टर रश्मि अब अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वही आकाश जो कि अपने कमरे में जा रहा था, उसने सोचा कि उसने डॉक्टर रश्मि से तो बात ही नहीं की। अगर डॉक्टर रश्मि ने कल रात के हालात के बारे में आस्था को कुछ भी बता दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था और आस्था दादाजी को सारी बातें बता सकती थी, क्योंकि आस्था में कितना बचपना भरा हुआ था ये बात आकाश अच्छी तरह से जानता था। तो इसीलिए आकाश ने अपने कदम अपने कमरे में जाने के बजाय डॉक्टर रश्मि के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था जल्दी ही डरते हुए अरमान के कमरे के बाहर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कमरे के अंदर जा सके। लेकिन बिना कमरे के अंदर जाए भला कैसे वो अरमान को नाश्ता करा सकती थी? लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी वो दादाजी को प्रॉमिस कर चुकी थी। और वैसे भी आस्था ने सोचा कि केवल कुछ दिनों की ही तो बात है, जैसे ही मिस्टर खडूस सिंघानिया ठीक हो जाएंगे उसके बाद तो हमेशा के लिए यहाँ से चले ही जाएगी और फिर वह आराम से अपनी जिंदगी अपनी नानी माँ के साथ गुजारेगी और अपने डॉक्टर बनने का बचपन का सपना पूरा करेगी। तो इसीलिए आस्था ने खुद को हिम्मत दी और हल्का सा दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आस्था थोड़ा सा हैरान थी और सोच रही कि वो अंदर जाए ना जाए, लेकिन बिना अंदर जाए भला वह मिस्टर खडूस सिंघानिया का ध्यान कैसे रख सकती थी। इसीलिए आस्था ने जैसे थोड़ा सा दरवाजा पुश किया, दरवाजा ओपन चुका था। क्योंकि अरमान ने दरवाजा क्लोज किया ही नहीं था, वो तो उस वक्त आस्था के जाने के बाद कुछ सोचता हुआ बेड से अपना सर की टेक लगाकर बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अब जैसे ही आस्था वहां गई, उसने अरमान को इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए देखा। तब आस्था बड़े ही ध्यान से अरमान को देखने लगी, क्योंकि उस वक्त अरमान सोया हुआ बड़ा ही प्यार और मासूम सा लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे बिखरे से थे। एकदम परफेक्ट और हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। कुछ पल को आस्था अरमान के हैंडसम से चेहरे में खो गई थी और सोचने लगी, जैसा ये बाहर से दिखता है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत होता तो कितना अच्छा होता ना। आस्था मन ही मन में सारी बातें सोचे जा रही थी कि तभी अचानक अरमान, जो कि आंखें बंद करके लेटा हुआ था, थोड़ा सा धीमी आवाज में बोला, अगर मुझे ताड़ना हो गया हो तो अब बताओ कि यहाँ क्या करने के लिए आए हो तुम? अब जैसे ही अचानक से अरमान ने ये कहा, आस्था पूरी तरह से जम गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से अरमान को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा कि आस्था उसे गौर देख रही है। आस्था जल्दी से बोली, मैं एक बार फिर आस्था की सुई में मैं पर अटक गई थी। अब अरमान इरिटेट हो गया था और बेड से उठ खड़ा हुआ और सीधा आस्था के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, अंडरस्को क्या बकरी की तरह एक बार फिर से तुमने मैं करना शुरू कर दिया है? इससे आगे कुछ बोलोगी या नहीं? तब आस्था अपना थूक निगलते हुए बोली, वह मैं आपको नाश्ता कराने के लिए आई थी, दादाजी ने भेजा है मुझे। आस्था ने अटकते हुए अपनी बात कंप्लीट की थी। तब अरमान ने अपनी दोनों भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अंडरस्को ओह है, तो तुम दादाजी के कहने पर यहाँ आए हो?
अगर मैं तुम्हें बुलाता क्या तुम नहीं आती? जैसे ही अरमान ने इस तरह की बात की और इंटेंस नजरों से उसकी ओर देखने लगा, अब आस्था की हालत खराब हो गई थी। एक फिर से आस्था मैं करने लगी थी। आस्था की मैं सुनकर अरमान काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। अचानक उसने अपना सीधा हाथ आस्था के होठों पर रख दिया था और उसकी ओर देखते हुए डेंजरस टोन में बोला, खबरदार जो तुमने एक बार और मैं की रट लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान की बात सुनकर आस्था के पैर थर थर कांपने लगे थे। वैसे भी वो तो अरमान से काफी ज्यादा डरती थी, लेकिन अब अरमान के इस तरह से भड़कने पर वह और भी ज्यादा घबरा गई थी। और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि कहीं ये राक्षस आदमी अभी इस वक्त एक बार फिर उसका गला ना दबा दें। इसलिए आस्था ने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने गले पर रख कवर कर लिया था। अब आस्था को ऐसी हरकत करते हुए देखकर अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि आस्था एक बार फिर उसे से डर रही है। अचानक उसने अपने हाथों का आस्था के होठों पर से हटा लिया, क्योंकि उसके हाथों पर कुछ अलग ही तरह का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि ना जाने उसने दुनिया के सबसे कोमल और सॉफ्ट चीज को छू लिया हो। ये एक अलग की तरह का एहसास था। लेकिन आस्था के इस तरह से अपने गले पर हाथ रखने पर अरमान अपने उल्टे हाथ को उठाकर अपने माथे पर रब करने लगा था। अब आस्था उसे इस तरह से करते हुए देखकर और भी ज्यादा घबरा गई थी और उसे लगा उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ज्यादा देर तक वो यहाँ इस एंग्री यंग मैन के सामने खड़ी रही तो आज ये मॉन्स्टर वाकई उसकी जान ही ले लेगा। तो ये सोचते हुए आस्था ने अपना सलाया निगला और फटाफट से उसकी साइड से होते हुए निकलने लगी। लेकिन तुरंत अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा दिया और उसे अपने सीने के करीब कर लिया था। क्योंकि अरमान केवल एक ही हाथ का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वह अपने हाथ को ज्यादा हिला डुला नहीं पा रहा था। लेकिन आस्था का अपने पास से मुंह मोड़ कर जाने पर उसे बुरा लग रहा था। अरमान इस तरह से रोकने पर आस्था बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके सीने से सीधे जा लगी थी। उसके सीने से लगते ही आस्था को अपने सर पर चोट का एहसास हुआ था, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा मानो कि लोहे से उसका सर टकरा गया हो। अरमान का सीना एकदम लोहे के समान मजबूत और बड़ा था। आस्था उस वक्त एक मासूम से बच्चे की तरह उसके सामने लग रही थी। इतना ही नहीं, आस्था की दुबली पतली सी कमर अरमान के एक ही हाथ तक में पूरी आ रही थी। अब अरमान आंखें बंद किए खड़ी हुई आस्था आफत को अपने सामने को देख रहा था। आस्था ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखों को बंद किया हुआ था। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अरमान की आंखों में देख सके। अचानक अरमान बड़े ही इंटेंस सी नजरों से आस्था को देखने लगा था। उसकी नजरें कभी आस्था के खूबसूरत चेहरे के साथ साथ उसके होठों पर जाकर ठहर गई थी। आशा के होठों को देखकर अरमान का दिल कर रहा था कि वो इसी वक्त आस्था को चुम ले, लेकिन कुछ तो था जो वक्त उसे रोक रहा था, क्योंकि इस तरह से उसने खूबसूरती में बहना नहीं सीखा था। लेकिन आस्था की खूबसूरती उसे इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही थी कि इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अब आस्था जब कितनी देर तक इस तरह से आंखें बंद किए खड़ी रही, तब अरमान अब आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। अचानक अपने होठों को आस्था के करीब लेकर जाने लगा था। वही आस्था को जैसे जैसे अपने करीब अरमान की सांसें महसूस होने लगी और भी ज्यादा डर गई। अगले ही पल जैसे ही आस्था ने धीरे से आंखें खोली और ये देखा कि इस वक्त अरमान के होंठ उसके बेहद करीब है। उसने तुरंत अपने होठों पर हाथ रखा और बोली, अंडरस्को ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कहकर उसने खुद को अरमान से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अरमान आस्था इस तरह से बोलने पर और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे रोकने की? हाँ, आखिरकार तुम समझती क्या हो खुद को? ऐसा कहकर उसने आस्था को बेड पर धक्का दे दिया था। खुद उसके ऊपर आने की कोशिश करने लगा था, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में चोट थी जिसकी वजह से आस्था आसानी से अरमान से बच पाई थी और अब वो फटाफट से दरवाजे से भागकर बाहर निकल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बिल्कुल भी अरमान को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। वैसे भी उसने अब डिसाइड कर लिया था कि अरमान के ठीक होते ही वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी, और दादाजी ने उसे गारंटी दी है कि उसके बाद वो उसे आज़ाद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था अरमान के बिल्कुल भी करीब नहीं जाना चाहती थी। और वह सोच रही, जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो उस रिश्ते को आगे वह कभी भी किसी कीमत पर नहीं बढ़ने देंगी। अब जैसे ही अरमान से बचकर आस्था वहां से जाने लगी, अब अरमान एकदम गुस्से से आग बबूला हो उठा था, क्योंकि अरमान की जिंदगी में ना जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां, ऐसी बिजनेस वर्ल्ड की लड़कियां आई थी, वह भी एक से बढ़कर एक, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लग सकता था। और ये एक मामूली सी लड़की अरमान को इस तरह से इग्नोर कर रही थी, तो अरमान को बहुत गुस्से भड़क उठा था। इस तरह से वह अपनी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था।
तब अरमान ने अपनी साइड टेबल पर रखा हुआ एक रिमोट उठाया था, उसके एक बटन प्रेस कर दिया था और देखते देखते जिस वक्त अरमान ने जल्दी ही उसे कमरे का रिमोट से उसे पूरे के पूरे कमरे को अच्छी तरह दरवाजा को अच्छी तरह से जाम कर दिया था। अब तो आस्था की सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गई थी। वह दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर न तो उसकी आवाज जा रही थी और न वह दरवाजा खोल पा रही थी। केवल उस कमरे में आस्था और अरमान ही थे। आस्था डर कर पीछे की ओर देख रही थी। उसे अरमान से उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी अरमान आस्था के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। उसने अपना एक हाथ दरवाजे से टिका दिया था और आस्था की ओर देखने लगा। आस्था धीरे से मुड़ गई थी और अरमान को अपने अपने करीब देखकर उसकी हवा और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तब अरमान हल्का सा उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा था, आखिरकार तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? हाँ। ऐसा बोलकर अरमान उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगा था और अचानक से उसने अपने उसे चोट लगे हुए हाथ से ही आस्था के गालों पर हाथ रख दिया था और बोला था, तुम जानती हो मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करता हूं? जब तुम्हारा एकदम दूध सा गोरा रंग, ऊपर से तुम्हारे ये खूबसूरत से होंठ और तुम्हारी यह झील से गहरी आंखें, तुम्हारे ये खूबसूरत बाल, ये सब बहुत खूबसूरत है। और अरमान सिंघानिया को खूबसूरती से सख्त नफरत है। सुना तुमने? अरमान सिंघानिया को खूबसूरती से सख्त नफरत है। इसीलिए मैं तुम्हारी यह खूबसूरती मिटा देना चाहता हूँ, बिगाड़ देना चाहता हूँ, ताकि कोई भी तुम्हारी खूबसूरती को देख ना पाए। अरमान की इस तरह की ऑब्सेस भरी बातें सुनकर आस्था के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। एक पल को तो अरमान उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, लेकिन वह इतनी डेंजरस वे में बोल रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि खूबसूरत होना बहुत बड़ा गुनाह हो। आस्था को आज तक उसकी खूबसूरती को लेकर सभी ने कितने ही कम्प्लीमेंट दिए थे, लेकिन आज अरमान ने जिस तरह से उसे कम्प्लीमेंट दिए थे, डर के मारे उसका एक शरीर का रोंगटे खड़े हो गया था। इतना ही नहीं, उसके होंठ बुरी तरह से कंपक पाने लगे थे। उस वक्त उसे अरमान से बहुत डर लग रहा था और माँ की आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर आज तो बहुत घबरा रही थी। और फिर उसने अरमान से कहने की कोशिश की थी, मिस्टर से सिंघानिया, अब ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अब जैसे ही आस्था अटकते हुए ये कहा, पर माँ ने तुरंत उसके खूबसूरत गाने लंबे बालों को पकड़ लिया था और उसका चेहरा अपने और करते हुए बोला था, मैंने कहा मुझे खूबसूरती से सख्त नफरत है और आज मैं तुम्हें थोड़ा सा बदसूरत बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अचानक अरमान ने आस्था पर फड़फड़ाते हुए होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो उसे बड़ी ही बुरी तरह से किस के साथ साथ बाइट भी करने लगा था। आस्था तो इस सब के लिए रेडी नहीं थी। उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उससे सांस तक नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अरमान का इरादा तो आज कुछ और ही था और अरमान के बाजू में चोट लगी थी। उसके बावजूद उसने उसी हाथ से आस्था के बालों को कसकर पकड़ हुआ था और उसके होठों को बेतहाशा चूमते ही जा रहा था, चूमते ही जा रहा था। इतना ही नहीं, आस्था के होठों से खून तक निकलना शुरू हो गया था, लेकिन अरमान को उस वक्त और ज्यादा मजा आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर आस्था को नहीं छोड़ने वाला था। वही आस्था के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके होंठ अब धीरे धीरे सूजने लगे थे। लेकिन 6 से 7 मिनट हो गई थी, अरमान तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आस्था की हालत अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही थी, लेकिन अरमान को उस पर इतना सा भी तरस नहीं आ रहा था। और जब अरमान को लगा कि अगर उसने कुछ सेकंड और आस्था को नहीं छोड़ा तो उसकी दम घुटने से मौत हो सकती है, क्योंकि अब वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही थी, लेकिन हो सकता था कि अरमान के इस तरह का बर्ताव करने पर पूरी तरह से शौक में थी। और जब अरमान ने आस्था को अच्छी तरह से बाइट और किस करने के बाद छोड़ा था और उसके बाद उसने आस्था की ओर देखा था। आस्था के खूबसूरत होठ, जो थोड़ी देर पहले बड़े ही खूबसूरत एकदम खिले खिले गुलाब की तरह लग रहे थे, अचानक सूजन की वजह से, ब्लड की वजह से काफी ज्यादा भद्दे से दिखाई देने लगे थे। उसके होठों के खूबसूरती एक ही किस में अरमान सिंघानिया ने चुरा ली थी और आस्था उस वक्त बहुत दर्द में थी। वह पहले तो लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। अरमान उसकी ओर देखने लगा था। उस वक्त वो और आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि आस्था की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि आस्था ने उसे साफ साफ कहा था कि उसके साथ कभी भी बेड पर नहीं आना चाहती है। और उस वक्त वो आस्था के साथ बेड शेयर करना चाहता था, लेकिन जब आस्था उससे खुद डर गए तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसे बड़ी ही बुरी तरह से किस किया था, जिसकी वजह से आस्था की आंखों से धार धार आंसू निकलना शुरू हो गए। और जल्दी उसने टेबल पर रखे हुए रिमोट को उठाया था, उसका बटन दबा दिया था। अरमान केवल उसे देखता रहा था, उसने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। जल्दी ही आस्था उसकी और नफरत से देखते हुए वहां से भागकर निकल चुकी थी। वही अरमान उसे जाता है वह देखकर तिरछा सा मुस्कुराया था और अगले ही पल उसका चेहरा बड़ा ही सख्त और गंभीर हो गया था और आस्था के साथ किस करने के चक्कर में एक बार फिर उसके हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन इस बार अमर सिंघानिया का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो आस्था को किस करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और अचानक वो अपने कमरे से निकालकर अपने जिम वाले रूम की ओर जाने लगा था और वहां जाकर उसने जल्दी ही पंचिंग बैग पर जोरों से अपनी बिल्डिंग वाले हाथ से ही मुंह बरसाना शुरू कर दिया था और बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्या कर बैठा मैं, ऐसा कैसे मैं उसे किस कर सकता हूँ, उसकी खूबसूरती मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है।
कोई लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसी पहली बार था जब अरमान से ने किसी लड़की को किस किया था, वह भी आस्था को। तो ये बात वह हजम नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़र में उसने जो किया था बहुत गलत किया था और उसे ये लग रहा था मानो कि आस्था उसे अपने जाल में फंसा रही है। तब अरमान सिंघानिया सोचने लगा था, भले ही तुम्हें वीर रायचंद ने मेरी जिंदगी मैंने भेजा, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि ये दौलत, ऐश और आराम देखकर तुम्हारा इरादा बदल चुका है और इसीलिए तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती हो। इसीलिए तुम मेरे करीब आने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन याद रखना हमेशा अरमान सिंघानिया, तुम्हारी यह माल दौलत सब चीज़ों को तुम्हारे लिए नर्क से भी ज़्यादा बदतर बना देगा। ऐसा कहते हुए अरमान एक अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वही आकाश जो कि डॉक्टर रश्मि को समझाने के चक्कर में उस कमरे में चला गया था। वही डॉक्टर रश्मि ने जो कि रात में अरमान का ट्रीटमेंट किया था और उसके अगली सुबह भी वह जल्दी उठ गई थी, तो क्योंकि उसे काफ़ी थकावट हो रही थी तो इसीलिए वह सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। क्योंकि डॉक्टर रश्मि का शेड्यूल ऐसा रहता था, जब भी रात में दिन में कोई भी इमरजेंसी केस आ जाया करता था, वह जाकर हॉस्पिटल में उस केस को हैंडल किया करती थी। इसी चक्कर में उसकी कभी भी नींद पूरी नहीं होती थी, तो जब भी उसे थोड़ा बहुत टाइम मिला करता था वो सो जाया करती थी। और अब सबको नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद एक बार फिर कमरे में आकर सो गई थी। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि को आकाश ने सोते हुए देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो सोचने लगा था, ये लड़कियां अभी थोड़ी देर पहले तो सोकर उठी थी, इतनी जल्दी क्यों सो गई है। एक पल को उसका दिल किया कि वह डॉक्टर रश्मि को उठा दे, लेकिन डॉक्टर उस वक्त सोते हुए बड़े ही प्यारी लग रही थी। तो आकाश ने अपना हाथ जो कि वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा रहा था, उसे वापस से खींच लिया था और बोला था, इसे अभी के लिए सोने देता हूँ, इससे तो मैं अब बाद में बात करूंगा। तो ये सोचते हुए आकाश अब वहां से ऐसे ही जाने लगा। अचानक से डॉक्टर रश्मि के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ उसे सुनाई गई थी। डॉक्टर रश्मि नींद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ही इज़ नॉट लव मी, ही लव्स मी नॉट, बट आई लव हिम, वाई ही नॉट अंडरस्टैंड। बार बार रश्मि जो उस वक्त आकाश का ही सपना देख रही थी, वह नींद में बड़बड़ाए जा रही थी। जैसे ही आकाश ने रश्मि को इस तरह से नींद में बड़बड़ाते हुए देखा तो उसने सोचा कि उसे एक बार चेक करना चाहिए कि आखिरकार ये लड़की नींद में क्या कह रही है। तो इसीलिए अपने कान जल्दी ही वो रश्मि के होठों के पास लेकर जाने लगा था। और अब तो आकाश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, वो पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि रश्मि उस वक्त नींद में थी और उसने नींद में आकाश का हाथ पकड़ लिया था। तब रश्मि के ऐसा करने पर एक पल को तो उसका दिल किया कि अभी इस वक्त साइड में रखा हुआ जग उठाए और उसके ऊपर डाल दे, लेकिन उस वक्त रश्मि को सोते हुए देखकर उसका दिल ही नहीं किया कि वह उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करे। तो बस चुपचाप उसे देखता रहा और डॉक्टर रश्मि आराम से आकाश का हाथ पकड़े सोती रही थी। आकाश कुछ पल के लिए रश्मि को इस तरह से सुकून से सोता हुआ देखकर खुश सा हो गया था। वो उस वक्त बड़ी ही प्यारी लग रही थी। उसके होंठ एकदम फूलों के समान सॉफ्ट और खिले खिले से दिखाई दे रहे थे। आकाश की नज़रें बार बार रश्मि के होठों पर ही जाकर ठहर रही थी और उसका गला बार बार सूख रहा था। वही रश्मि जो कि नींद में ही कसमसाने सा लगी थी, उसने आकाश के हाथ को पकड़े पकड़े जैसे ही करवट बदली, आकाश तुरंत रश्मि के ऊपर आ गया और एक्सीडेंटली आकाश के होंठ रश्मि के होठों पर जा टिके थे। अब तो रश्मि पूरी हद तक हैरान हो चुकी थी, उसकी नींद तो तुरंत ही भाग गई थी और वह हैरानी से आंखें बड़ी करके आकाश की ओर देख रही थी। वही आकाश जिसके होंठ इस वक्त रश्मि के होठों से जुड़ चुके थे। वो बस केवल यही सोचता रह गया था कि वह पीछे कैसे हटे। रश्मि कुछ बोलना चाहती थी, इस बोलने के चक्कर में वह अपने होठों की मूवमेंट करने लगी थी। वहीं आकाश रश्मि के इस तरह से करने पर पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि रश्मि से किस कर रही हो। वही रश्मि भी आकाश को अपने ऊपर से हटने के लिए कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त आकाश की आंखें रश्मि के सॉफ्ट होठों को टच करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। हालांकि उसने पहले भी रश्मि को किस किया था, लेकिन उसे वक्त को गुस्से में था, लेकिन अभी जो एक्सीडेंटल किस रश्मि के साथ हुआ था, इसीलिए वो सॉफ्टली रश्मि को किस करने लगा था। वही रश्मि अब पूरी तरह से शॉक में थी, केवल अपनी आंखें बड़ी कर करके आकाश की ओर ही देखे जा रही थी। कुछ देर तक आकाश इसी तरह से रश्मि को किस करते रहा और अचानक उसने अपनी आंखें खोली थी। उसे इस बात का एहसास हो गया कि वह भावनाओं में बहकर उसने रश्मि को किस किया। वह फटाफट से उसके ऊपर उठा था और उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नींद में भी मुझे सेड्यूस करने की। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि पूरी तरह से चौंक गई थी। वो तो खुद बेचारी नींद में सो रही थी, उसे तो पता ही नहीं कि अचानक से सब क्या हुआ। ऊपर से आकाश ने सारा ब्लेम रश्मि के ऊपर ही रख दिया था और खुद वहां से चला गया था। अब तो रश्मि ने गुस्से से तकिया उठाया था और जिस दिशा में आकाश गया था उसे उस साइड फेंकते हुए बोली थी, यू बास्टर्ड, एक तो मुझे यहाँ पर आकर एक्सीडेंटली किस किया और ऊपर से मुझे ही सुनाकर चला गया। डॉक्टर रश्मि के गुस्से के मारे नाक के नथुने फूल गए थे और मुंह फुलाकर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि ये मेरे कमरे में क्या करने के लिए आया था। वो वही आकाश जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला और वहां से जल्दी से जाने लगा, तभी उसके कदम अपने आप ही रुक गए और वह सोचने लगा कि वह इस तरह से क्यों भाग रहा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मैं उस लड़की को क्या कहने गया था और मैं क्या कर बैठा। और शिट, एक बार फिर आकाश ने अपने कदम रश्मि के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे।
और जैसे वो कमरे में उसने देखा कि रश्मि अभी गुस्से से मुंह फुले बैठे हुए थी। और रश्मि ने अब एक बार फिर जैसे ही आकाश को देखा वो गुस्से से उठ खड़ी हुई थी और बोली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हाँ अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक बार फिर तुम्हारा सो कॉल फायदा उठा लूँ। रश्मि ने चीरते हुए गुस्से से बोला था। आकाश ने तुरंत रश्मि का हाथ पकड़कर उसके कमर से लगाया था और उसकी ओर देखकर बोला था, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ तुम्हें सीधे सीधे ये बताने के लिए आया था, कल जो तुमने अरमान का ट्रीटमेंट किया था उसके बारे में अगर तुमने आस्था या दादाजी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम, इसीलिए ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर आकाश ने एक झटके से रश्मि का हाथ छोड़ दिया था और नफरत भरी नजरों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। अब तो रश्मि का पूरी तरह से शॉक में थी, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि अभी उसके साथ हुआ क्या था। रश्मि गुस्से से अपने बाल नोचने लगी और जोरों से चीखी, आखिरकार ये समझता क्या है अपने आप को, ये सोचते हुए पैर पटकते हुए वॉशरूम में घुस गए थी। वहीं दूसरी ओर आस्था उस वक्त उस कमरे में अकेली थी जिस कमरे में दादाजी ने उसे ठहराया था। वहां जाकर उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया था। वो सोच रही थी, अगर उसकी नानी माँ को ये पता चलेगा कि किसी आदमी ने हमारे होठों को छुआ है, वो तो हमारा मार मार कर बुरा ही हाल कर देगी। अब हम क्या करें। कहीं ना कहीं आस्था को उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और वैसे भी आस्था ने कभी भी अरमान को दिल से नहीं अपनाया था, नहीं उसे अपना पति माना था, तो इसीलिए वह अरमान को अपना मालिक ही समझती थी जिसने उसे यहाँ जबरदस्ती नौकर बनाकर रखा हुआ था। वेल, कितनी देर तक रोने के बाद आस्था ने अपने आप को आईने में देखा और फिर अपने होठों की तरफ देखा जो काफी ज्यादा सूज गए थे और कुछ खून निकलकर उसके होठों के पास ही चीन के पास आकर सूख गए हैं। आस्था ने अपने हाथों से अपने आप को क्लीन करना शुरू किया था। अपने होठों के बड़े ही ध्यान से वो सफाई कर रही थी। फिर हल्का सा लिप ग्लोज लगाकर उसने अपने होठों को कवर किया और थोड़ा सा मेकअप अप्लाई किया था। हालांकि वह मेकअप से अपने घाव को कवर करना चाहती थी क्योंकि उसे उस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों का सामना कैसे करेगी। अगर किसी ने उसके सुजे हुए होठों के बारे में पूछ लिया तो वह क्या जवाब देगी। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे उसने खुद को कवर किया था और फिर अच्छे से रोने के बाद वह कमरे से बाहर आ गई थी और डॉक्टर रश्मि की तरफ जाने लगी थी। वो दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि से झड़प होने के बाद आकाश भी सीधा जिम रूम में जाने लगा था। लेकिन जैसे ही वो जिम रूम में गया उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि अरमान गुस्से से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाए जा रहा था और अरमान का कितना ही सारा खून उस वक्त निकल चुका था। आकाश ने जल्दी से जाकर उस पंचिंग बैग को पकड़ लिया था और अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया था। गुस्से से बौखला कर बोला, यह क्या कर रहे हो अरमान, तुम क्या पागल हो गए हो? देखो कितना खून बह गया है तुम्हारे सारे स्टिचेस टाके से एक बार फिर टूट गए हैं। ऐसा कहकर आकाश अरमान को डांटने लगा। लेकिन अरमान उस वक्त आकाश से मुंह फेरते हुए बोला, अंडरस्को आकाश, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। आकाश तो खुद अपना गुस्सा वहां पंचिंग बैग पर उतारने के लिए आया था, लेकिन अब अरमान को उस हालत में देखने के बाद वह अपना गुस्सा भूल चुका था और नाराज होकर अरमान से बोला, ये हो क्या गया है तुम्हें, चलो मेरे साथ। आकाश अरमान का हाथ पकड़कर अरमान को जबरदस्ती वहां से बाहर ले आया था। ठीक उसी वक्त आस्था भी अपने कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर रश्मि के कमरे की ओर जा रही थी। आकाश अरमान को लेकर जा रहा था। ठीक उसी वक्त आस्था भी रूम से निकली और उसकी नजर जैसे ही अरमान पर फिर आकाश पर गई तो वह पूरी तरह से चौंक गई थी। और जैसे ही उसने अरमान के हाथों से बहते हुए खून को देखा तो वो घबरा गई और थोड़ा सा आगे बढ़कर डरकर जल्दी से बोली, ये क्या हुआ इनको? ऐसा कहकर वह अरमान आकाश की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे थी। वही अरमान गुस्से से आस्था की ओर ही देख रहा था और मन में बोला, खुद ही जख्म देती है और खुद ही पूछ रही है कि मुझे क्या हुआ है। क्योंकि अरमान को इस बात का गुस्सा था कि वो इस तरह से आखिर आस्था को कैसे छू सकता था, उसने उसे किस क्यों किया। लेकिन फिलहाल आस्था के उस वक्त सवाल पूछने पर आस्था की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी, जो दादाजी ने भी सुन ली थी। साथ ही साथ आहान, जो कि वह भी इस ओर ही आ रहा था, वो भी अरमान की ये हालत देख चुका था। ध्रुव किसी जरूरी काम से उस वक्त अपने बंगले में गया हुआ था और सभी के सभी अब चिंता करने लगे थे। तब जल्दी से आकाश ने आहान से कहा, तुम जाओ डॉक्टर रश्मि को बुलाकर लेकर आओ, मैं अरमान को लेकर हाल में ही आ रहा हूँ। आकाश जल्दी से अरमान को हॉल की ओर लेकर जाने लगा था। वही आस्था और दादाजी भी उसके पीछे पीछे हॉल में जाने लगे थे। आस्था को समझ में नहीं आया कि अभी तो थोड़ी देर पहले इस इंसान ने उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती की थी, फिर अचानक से इसको क्या हो गया, इतना खून इसके हाथ से क्यों बह रहा है। लेकिन फिलहाल उन सब के साथ उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी, क्योंकि उसने दादाजी को प्रॉमिस किया था कि अरमान का पूरी तरह से ख्याल रखेगी।
लेकिन अरमान का जो खून निकलते हुए देखकर वह सोचने लगी, पता नहीं दादाजी अब उसके बारे में क्या सोचेंगे। और वह तो यही बोलेंगे ना कि उन्होंने आस्था को एक जिम्मेदारी दी थी, वह जिम्मेदारी आस्था सही से निभा नहीं पाई। और साथ ही साथ आस्था सोचने लगी, अगर इसी तरह से इनका जख्म नहीं भरा तो हम अपने घर वापस कैसे जा पाएंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके इनका ये जख्म भरना होगा। तब आस्था जल्दी से नीचे हॉल में आकर किचन में घुस गई थी। वह दूसरी और डॉक्टर रश्मि, जो कि उस वक्त आकाश से ज्यादा गुस्से में थी, तो इसीलिए वह तैयार होकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी केस आया था, जिसकी वजह से उसे वहां जाना पड़ा था, क्योंकि कोई और बड़ा डॉक्टर उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं था। अब जैसे ही आहान ने डॉक्टर रश्मि को उसके कमरे में नहीं पाया, तो वापस से उसने हाल में आकर आकाश और अरमान को बता दिया था कि डॉक्टर रश्मि इस वक्त वहां मौजूद नहीं है, वह हॉस्पिटल गई है। क्योंकि उसने डॉक्टर रश्मि को कमरे में ना पाकर तुरंत उसे फोन किया था, फोन पर रश्मि ने उसे बता दिया था कि वह हॉस्पिटल आई है इमरजेंसी केस को देखने के लिए। अब आकाश गुस्से से भर गया था और सोचने लगा कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई बिना हमें बताएं हॉस्पिटल जाने की। लेकिन फिलहाल अरमान का इलाज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अरमान का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ध्रुव उस वक्त भी वहां मौजूद नहीं था, वरना ड्रेसिंग वगैरह तो ध्रुव भी कर सकता था। दादाजी भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और लगातार बोलने लगे कि फटाफट से कुछ करो ना आकाश, बेटा कितना खून बह गया है, इसका एक काम करो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सभी ने ये डिसाइड किया कि अरमान को अब सीधा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन अरमान को गोली लगी थी, इस तरह से अगर अस्पताल चले जाते हैं तो इससे उनका उसको गोली लगने का राज खुल सकता था, जो वह सब किसी भी कीमत पर दादाजी के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसीलिए अरमान ने साफ मना करते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है। और उसने आकाश को इशारा किया कि वह फार्म हाउस में फोन करके, जो उनके फार्म हाउस के डॉक्टर है, वहां की टीम को यहां बुला ले। आकाश उसका इशारा पाकर फोन करने लगा था, लेकिन तभी अचानक आस्था की आवाज आई थी और वो बोली, नहीं, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने उनके जख्म का मरहम बना दिया है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे थे। आस्था ने किचन में जाकर जल्दी जल्दी में जड़ी बूटी का एक बढ़िया सा पैक बनाया था, जिससे फटाफट अरमान का खून रुक सकता था, साथ ही साथ उसे आराम भी मिल सकता था। तब दादाजी आस्था के हाथ में एक पैक को देखकर बोले, लेकिन बेटा ये आप क्या बनाकर लाई हो। तब आस्था दादाजी की और देखते हुए बोली, दादाजी हमारी नानी माँ ने बहुत पहले हमें ये नुस्खा सिखाया था कि अगर किसी को ज़्यादा गहरी चोट लग जाए और अगर उसका खून ना रुके तो हमें इस तरह से हल्दी और कुछ और ज़रूरी चीज़ों को मिलाकर एक विशेष तरह की घास की पत्ती का इस्तेमाल करते हुए हमें ये पैक बनाना सिखाया है। और वैसे भी विशेष तरह की घास आपके गार्डन में ही मौजूद है, हम वहीं से वह ले आए और उसका हमने ये मरहम बना दिया। अरमान आस्था को देखते हुए बोला, अपने फालतू के टोटके बंद करो, क्या तुम मेरा हाथ खराब करना चाहती हो। हाँ, ऐसा कहकर अरमान गुस्से से उसे घूरने लगा था। लेकिन तुरंत दादाजी वहां आए थे और अरमान से झल्लाते हुए बोले, चुप कर नालायक, एक तो बच्ची इतनी मेहनत करके तेरा खून रोकने के लिए मरहम बनाकर लाई है और उल्टा तू उसे ही सुना रहा है। आस्था बेटी, तुम यहाँ और आकर अरमान को मरहम लगाओ, मैं भी देखता हूँ कि यह कैसे मना करता है। ऐसा कहकर दादाजी अरमान के ठीक सामने आकर खड़े हो गए थे। वहीं अरमान दादाजी की ओर देखकर बोला, अंडस्को दादाजी, मुझे लगता है कि आप इस लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। आपको इस तरह से इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस मरहम से कुछ नहीं होने वाला है। तब दादाजी बोले, अगर इससे कुछ नहीं होगा तो ना होने दे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आस्था बेटी को तसल्ली तो हो जाएगी ना, उसे खुशी मिलेगी, उसकी खुशी के लिए ये मरहम लगवा ले। दादाजी ने अब अरमान को चुप कर दिया था। वो अरमान गुस्से से उगलती हुई आंखों से आस्था की ओर देखने लगा था। आस्था के हाथ इस तरह से कांपने लगे थे अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर, लेकिन फिलहाल वह जल्दी ही अरमान के पास जाकर बैठ गई थी और जो मरहम वो बनाकर लाई थी उसने अरमान के हाथों पर लगाना शुरू कर दिया था। कुछ देर के लिए दोनों की आंखें आपस में टकराई थी, लेकिन आस्था ने तुरंत अपनी नजरें झुका लिया और मरहम अच्छे से अप्लाई करने लगी थी। वेल, अच्छी तरह से वह पैक लगाकर उसने एक छोटी सी ड्रेसिंग कर दी थी और बोली, देखिएगा दादाजी, कुछ देर में इन्हें आराम आएगा। फिर आस्था वापस से किचन की ओर जाने लगी। तभी दादाजी मुस्कुराकर आस्था को देखने लगे थे। आस्था का इस तरह से अरमान की देखभाल करना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया था। वेल, अरमान मन में बोला, कितना नाटक करती है ये लड़की दादाजी के सामने अच्छा बनने के लिए, लेकिन बहुत जल्द मैं इसका पर्दाफाश कर दूंगा और सबके सामने इसका असली चेहरा ले आऊंगा कि इस लड़की को सिर्फ पैसा दौलत से मतलब है और इसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचते हुए अरमान के चेहरे के भाव बहुत ही ज्यादा कठोर और गंभीर हो गए थे। इसीलिए जल्दी ही वह अब अपने कमरे में चला गया था। वही आस्था ने एक हल्दी वाला दूध अरमान के लिए तैयार कर दिया था
और राजेश को देते हुए बोली, अंडस्को तुम ये दूध जाकर साहब को दे दो, क्योंकि अगर वो ये दूध पियेंगे तो उन्हें दर्द में काफ़ी आराम भी आएगा। आस्था ने अपनी नानी माँ का देसी नुस्खा ट्राई किया था और अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि अगर अरमान सिंघानिया को आराम नहीं आया तो वह शायद उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करें। लेकिन फिलहाल तो अब आस्था ने खून को घूंट पी लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो उसे जल्द से जल्द अरमान को ठीक करके यहाँ से निकलना था। वही राजेश थोड़ा सा हिचकिचा गया और बोला, लेकिन मैडम अगर मैं साहब के लिए दूध लेकर जाऊंगा तो हो सकता है कि एक बार फिर मुझ पर गुस्सा करें। और वैसे भी आज साहब अपने ऑफिस नहीं जा रहे। आपने उनका चेहरा देखा है कितना ज्यादा खतरनाक हो रखा है, और मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज आप ही ये दूध दे आइए। और राजेश ने सारी बातें आस्था पर डालकर वहां से 9-2-11 हो गया। आस्था चौंक गई कि घर के पुराने नौकर भी उस इंसान से डरते हैं तो भला हम क्यों नहीं डरेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि जल्द से जल्द अरमान को ठीक करके यहाँ से निकलना है, तो इसीलिए उसने दूध उठाया और गहरी लंबी सांस लेते हुए अरमान के कमरे की ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर सुमित इस वक्त एक शहर के बाहर एक छोटे से नर्सिंग होम के बाहर खड़ा हुआ था और वहां के आईसीयू में लेटी हुई जो एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की की ओर देख रहा था। उस लड़की की सांसें बड़ी धीमी धीमी चल रही थी। तभी डॉक्टर वहां आए और बोले, मिस्टर सुमित, अच्छा हुआ आप आ गए। हमने एक्चुअली आपको इमरजेंसी में इसलिए बुलाया है कि आपकी जो ये पेशेंट है उनकी तबीयत में पिछले 3 सालों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने अपने डॉक्टर के साथ एक मीटिंग की थी। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि हमें इन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, वहीं पर अब इनका इलाज किया जा सकता है। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, सुमित हैरान हो गया, क्योंकि वह ये भी जानता था कि इस वक्त जहां पर वो खड़ा हुआ है ये छोटा मोटा सा ही अस्पताल है जहां उसने उस लड़की के जिद पर ही उसे एडमिट करवाया था। लेकिन अब इस तरह से डॉक्टर के कहने पर वह चौंक गया और बोला, लेकिन डॉक्टर आप ही अच्छी तरह से जानते हैं कि यह अस्पताल इस लड़की के दिल के कितने ज़्यादा करीब है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ एडमिट करवाया था। तब डॉक्टर बोले थे, देखिए मिस्टर सुमित, अगर आप इस लड़की की जान बचाना चाहते हैं तो आपके भावनाओं को अलग रखकर सोचना होगा, और अब इसकी जान बचाने के लिए आपको इनको सीधा बड़े अस्पताल में ही एडमिट करवाना होगा। देखिए अब हम ज़्यादा दिनों तक और उन्हें इस तरह से यहाँ नहीं रख सकते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर ने साफ साफ ये कहा, सुमित तो एक पल के लिए चौंक गया था। अगले पल उसने बोल दिया था कि ठीक है, आप इसको एडमिट करवाइए और जो भी फॉर्मेलिटी ही बताइए मैं कंप्लीट करूंगा, बस मैं जल्द से जल्द इस लड़की को ठीक देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए सुमित ने एक बार और नफरत से उस लड़की की ओर देखा था और जल्दी ही अपनी आंखों पर ब्लैक रंग का शेड्स चढ़ाते हुए वहां से बाहर निकल चुका था। वही सुमित के उस अस्पताल से बाहर निकलते ही जो सिक्योरिटी गार्ड्स को आकाश ने उसके पीछे भेजे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकाश को फोन कर दिया था और बता दिया था कि सर हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। वहीं आकाश ने जैसे ही ये सुना उसने अपनी आंखों को बंद किया था। आकाश फोन के स्क्रीन पर देखने लगा था और मन में बोला, ना जाने कब तक ये नफरत की आग में जलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर आस्था ने एक बार फिर अरमान के कमरे में कदम रखा था। हालांकि वह अभी तक ये बात नहीं भूली थी कि अरमान ने कुछ घंटे पहले उसके साथ क्या किया था, लेकिन अब उसे जल्द से जल्द अरमान को ठीक करके यहाँ से निकलना था। उसने सोच लिया जब तक वो उस राक्षस के आसपास रहेगी वो इसी तरह से जंगली बर्ताव उसके साथ करेगा। अगर उसे उस जंगली इंसान से बचना है तो इसके लिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था ने अब जल्दी से दरवाजा खोल दिया था और जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि अरमान उस वक्त अपनी कमीज पहनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अरमान उस वक्त जिम से सीधा पट्टी कराकर ऊपर आया था, जिस वजह से उसके कपड़ों में भी ऑलरेडी ब्लड में हो चुके थे। तब आस्था अरमान को इस तरह से पट्टी के हाथ के साथ स्ट्रगल करता हुआ देखकर और शर्ट के साथ स्ट्रगल करते हुए देखकर तुरंत बोली, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप इस तरह से प्लीज अपने हाथ को मत हिलाइए, वरना फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा और हमें फिर से नया मरहम बनाना पड़ेगा। तो प्लीज अभी आप रुकिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। ऐसा कहकर आस्था स्लीवलेस शर्ट अरमान को पहनाने लगी थी। वही अरमान केवल आस्था को देख रहा था, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं था। बिना इमोशन के वह आस्था को देखता रहा। वहीं आस्था बस केवल फटाफट अरमान को शर्ट पहनाकर उसे हल्दी वाला दूध पिलाना चाहती थी, ताकि दूध पीने के बाद अरमान थोड़ा बहुत बेटर फील करें। हल्दी वाला दूध सेहत लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो ये सोचते हुए आस्था ने फटाफट से अरमान को शर्ट पहनाई और उसे कहा, आप यहाँ बैठिए और फटाफट से ये दूध पी लीजिए। आस्था बड़ा ही नॉर्मल से बर्ताव कर रही थी, हालांकि उसका दिल उस वक्त अरमान के सामने खड़ा होने पर कितना ज़्यादा डर रहा था ये बात वह अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। क्योंकि जब फ्लैशबैक आस्था दूध लेकर अरमान के कमरे की ओर जा रही थी तब उसके चेहरे पर डर ही डर नजर आ रहा था।
लेकिन जैसे दादाजी ने आस्था को इस तरह से डरे हुए देखा, उसके पास चले गए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बेटी कि तुम ये सब काम नहीं करना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी खुशी के लिए सब कर रही हो। सच में तुम महान हो और मुझे पता है कि तुम जल्द से जल्द अरमान को ठीक कर दोगी। तब आस्था बोली, जी दादाजी, बस हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से चल जाए। दादाजी एक पल कुछ सोचने के बाद बोले, आस्था बेटा, इस डरे हुए चेहरे के साथ अगर तुम अरमान के पास जाओगी तो वह तुम्हें और भी ज्यादा डरेगा। तुम जानती हो बेटा, इस दुनिया की फितरत है डरे हुए को और ज्यादा डराना। तो अगर तुम अपने आप को नॉर्मल रखोगी और उसे नहीं डरोगी तो पक्का वह तुम्हारी बात भी सुनेगा, और फिर तुम्हें अरमान से डर भी नहीं लगेगा और ना ही वह तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, एक पल को आस्था सोचते ही रह गई और कहीं ना कहीं उसे दादाजी की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। और खुद को संभालते हुए सोचती है, सही तो कह रहे हैं दादाजी, जितना हम उस खड़ूस से डरेंगे उतना ही वो हमें डराएंगे, इसीलिए अब हम उनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे। चाहे अंदर ही अंदर हमें कितना डर लग रहा हो, लेकिन अपने डर को हम अपने चेहरे पर नहीं आने देंगे। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए कॉन्फिडेंस के साथ वह अरमान के सामने खड़ी हुई थी। अरमान के हाथ में दूध का गिलास भी पकड़ा दिया था और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, आप फटाफट से ये दूध पी लीजिए, तब तक हम आपके लिए कुछ लाइट खाना बनाकर लेकर आते हैं। अरमान का जवाब सुने बिना आस्था अब वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अरमान की आवाज उसे सुनाई दी थी, ठहरो, ये क्या तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया है? मैंने तुम्हें कहा है मुझसे दूर रहो, मुझे अपने करीब लाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये छोटी छोटी ट्रिक यूज करके तुम मेरे करीब आना चाहती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मुझे नफरत है तुम जैसी लड़कियों से, समझी? तुम लेकर जाओ इस दूध को यहाँ से। ऐसा कहकर अरमान ने एक झटके से वह दूध पूरा का पूरा फर्श पर फेंक दिया था। अरमान का ऐसा बर्ताव देखकर एक पल के लिए आस्था फिर से सहम गई थी और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे और फिर अरमान की ओर देखते हुए बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है, हर बात पर आपको गुस्सा करते रहते हैं। आप खुद ही तो हमारे करीब आते हैं और खुद ही हमें कहते हैं कि हम आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हाँ देखिए, हम आपसे सीधे सीधे कह देते हैं, हमारा आपसे कोई लेना नहीं है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप हमें इतना सा भी छुए, समझे आप? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आपके करीब आना चाहते हैं। फिर आस्था रोते हुए फौरन वहां से निकल गई थी और एक बार फिर आस्था की बातें अरमान के दिलों दिमाग में आग लगा गई थी। अरमान ना सीधा पड़ रहा था ना उल्टा पड़ रहा था। आस्था का करीब आना भी उसे पसंद नहीं था, आस्था का इस तरह से जवाब देना भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सोच रहा कि आखिरकार इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इसने अरमान सिंघानिया को जवाब दिया। ये सोचते हुए उसने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। वही दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि अपने पेशेंट को हैंडल करने के बाद जल्दी ही सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि का काफी सारा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरा था। ऑलरेडी धीरे धीरे रात गहरी होने लगी थी। वही आकाश जो कि उस वक्त बालकनी में था, जैसे ही उसने डॉक्टर रश्मि की गाड़ी आई हुई देखी, वो उसकी ओर देखने लगा। डॉक्टर ने अपना सफेद कोट पहना हुआ था, उसके गले में अभी तक उसका आई कार्ड था और वो बहुत ही ज्यादा थकी थकी सी अंदर आ रही थी, क्योंकि उसने आज कुछ एक्सीडेंट्स केस हैंडल किए थे जो उसे काफी ज्यादा थका गए थे। और जल्दी ही वो अंदर आकर सोफे पर बैठी और निढाल सी होकर बोली, अंडरस्को राजेश भैया, प्लीज एक गिलास पानी दे दीजिए। लेकिन जिस वक्त डॉक्टर रश्मि आई थी उस वक्त ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से सभी नौकर चले गए थे और रात के जो नौकर थे उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी। उन्हें आने में कम से कम 15-20 मिनट लगने वाले थे, क्योंकि रात के नौकर की जो ड्यूटी होती थी वो अलग होती थी। तब आकाश जो कि रश्मि को ही देख रहा था, अब जैसे ही रश्मि ने थके हुए स्वर में पानी मांगा लेकिन कोई पानी लेकर नहीं आया, तब आकाश के कदम खुद ब खुद ही पानी लेकर रश्मि के पास आ गए थे और उसने रश्मि के आगे पानी बढ़ा दिया था। रश्मि ने बिना ये देखे कि उसके लिए पानी आकाश लेकर आया है, उसने वो गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया था और बोली, थैंक यू राजेश भैया, और प्लीज हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लगा दीजिए। ऐसा कहकर रश्मि सोफे से उठी और बोली, जब तक हम हाथ मुंह धोकर इतना ही बोला था, रश्मि नजर आकाश पर पड़ी थी। आकाश के हाथ में पानी का गिलास देखकर रश्मि हैरान थी, लेकिन आकाश चुपचाप वह गिलास टेबल पर रखता हुआ वहां से चला गया था। वही रश्मि पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, आखिर बेवकूफ मल्होत्रा को क्या हुआ है, यह इस तरह से क्यों चला गया? रश्मि आकाश को बेवकूफ इसलिए कहती है क्योंकि आकाश को रश्मि का प्यार समझ नहीं आता। मैंने तो इसे पानी नहीं मांगा था, फिर उसने क्यों हमें पानी दिया? एक पल को कुछ सोचकर रश्मि के मन में थोड़ी खुशी से हुई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच को झटका दिया
और वह बोली वैसे भी मुझे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, यह इंसान मेरे लायक डिजर्व ही नहीं करत। ये सब सोचते हुए रश्मि भी अब अपने कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से आकाश ने अस्पताल में उसकी बेइज्जती की थी यह बात वो अभी तक भूली नहीं थी, जो कि उसकी ईगो पर लगी थी। वेल आस्था अरमान से गुस्सा होने के बाद जाकर कमरे में सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला था। डॉक्टर रश्मि भी उसके पास आई थी और आस्था को प्यार से सोता हुआ देखकर उसके पास बैठी थी और सोचने लगी, ना जाने इस बेचारी की जिंदगी भी क्या है। एक मेरा प्यार है जो मेरे पास होकर भी उसे मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है, और इस बेचारी की शादी भी एक डेविल हुई जो इसका कभी हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए रश्मि को आस्था के लिए बुरा लग रहा था। अगली सुबह वेल वही आस्था का लगाया हुआ मरहम काफी ज्यादा काम कर गया था और अरमान के हाथों में अब काफी ज्यादा आराम भी था। वो वाकई हैरान भी था कि इस लड़की ने वाकई कितना अच्छा कमाल का मरहम बनाया था कि उसे काफी हद तक आराम मिला था। वेल अब अरमान को समझ में नहीं आ रहा था कि आस्था को एक बार फिर कैसे बोले कि वो उसके लिए एक बार फिर मरहम बना दे, क्योंकि अरमान जल्द से जल्द ठीक होकर अपने ऑफिस ज्वाइन करना चाहता था। बिना वक्त किए उसे बेचैनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसे काम करने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही थी। क्योंकि घर पर आकाश, दादाजी और आहान और ध्रुव जो कि बहाने से अरमान को कोई भी काम नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अरमान का हाथ जितना ज्यादा आराम करेगा उतना जल्दी अरमान ठीक होगा। अरमान ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था ने खुद को संभाल लिया था और एक बार फिर वह मरहम बनाकर अरमान के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब अरमान हैरानी से उसकी ओर देख रहा था और मन में सोचने लगा कि इस लड़की को कैसे पता चला कि मैं इसे यही बोलना चाहता हूँ कि यह मेरे लिए एक बार और इस तरह का मरहम बनाकर रेडी कर दे, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। तभी आस्था वहां आई और बिना अरमान की ओर देखे बोली, वह हमें आपको एक बार फिर ये मलहम लगाना है, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जख्म पूरी तरह से भर जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा अंदिस को अरमान चुपचाप एक तरफ बैठ गया था, क्योंकि वो तो खुद ही चाहता था कि आस्था उसे मरहम लगा दें। वेल अब आस्था ने हल्के हाथों से एक बार फिर अरमान की पट्टी को खोलना शुरू किया और उसने अच्छे से क्लीन करके उसे मरहम लगाना शुरू कर दिया था। इस बीच आस्था ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा था, वही अरमान की नज़रें उस वक्त आस्था पर ही थी। आस्था किस तरह से उसकी चोट पर से पट्टी हटा रही थी और उसकी चोट देखकर अपनी आंखें बंद कर रही थी और जख्म थोड़ा डरते डरते वो बड़े ही आराम से क्लीन कर रही थी, ताकि अरमान को दर्द ना हो। अरमान को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक वो इस तरह से आस्था देखता रहा। तब तक आस्था ने जल्दी ही अरमान को मरहम लगाने के बाद पट्टी कर दी थी और बोली, जितना हो सके आप इस वाले हाथ को 4 घंटे तक पानी से भिगोने से बचाएं, क्योंकि अगर पानी में भीग जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला अरमान ने कहा, लेकिन मुझे नहाना है। अब आस्था हैरान हो गई, फिर बोली, अंडरस्को लेकिन आप 4 से 5 घंटे बाद भी तो नहा सकते हैं ना। तब अरमान बोला, मुझे ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो। तुम्हें मैंने कहा ना मुझे अभी और इसी वक्त नहाना है तो मतलब नहाना है। तुम एक काम करो, मेरे साथ बाथरूम में चलो और मेरी नहलाने में मदद करो। अब जैसे ही अरमान ने अचानक से ये कहा, आस्था की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। अब आस्था को समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। वह केवल खाली खाली आंखों से अरमान की ओर देख रही थी। तभी अरमान बोला, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी केयर टेकर हो और तुम्हारी जिंदगी पर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना ही होगा। अब आस्था अपना मन मार कर रह गई थी और सोचने लगी कि अब हम क्या करें उनके साथ। क्या वाकई हम बाथरूम में जाएं? नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला हम बाथरूम में इनके साथ कैसे जा सकते हैं? अभी आस्था अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कोई आइडिया सोच रही थी कि तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और डेंजरस टोन बोला, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? मैंने बोला ना चलो मेरे साथ। तब आस्था ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, हमने कहा ना, हम भला आपके साथ बाथरूम में कैसे जा सकते हैं? क्या आपको हमारे सामने नहाने में शर्म नहीं आएगी? अब जैसे ही आस्था ने मासूमियत से ये कहा, अचानक अरमान उठा था और अपना हाथ तुरंत उसने आस्था की कमर पर लगा दिया था और उसकी ओर देखकर बोला, अभी पता चल जाएगा शर्म किसे आएगी। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ा था और उसे बाथरूम में ले आया था। अब तो आस्था पूरी तरह से सकपका गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अरमान को क्या बोले। वह केवल अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी और अरमान बाथरूम में जाकर आस्था से बोला, अब यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? नहलाओ मुझे, बॉडी वॉश लगाओ और मुझे नहलाओ, और याद रखना मेरे हाथ पर जो तुमने ये मरहम लगाया है ये भीगना नहीं चाहिए। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, उसे समझ नहीं आया कि वह करे तो करे क्या।
क्योंकि अरमान की इस तरह की हालत देखने के बाद और अरमान को ऊपर से न्यूड देखने के बाद आस्था काफ़ी हद तक शर्म महसूस कर रही थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वह अरमान को कह रही थी कि क्या अगर तुम हमारे सामने नहाओगे क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी, लेकिन अब तो खुद उसका शर्म के मारे बुरा हाल था। वही अरमान कंकियों से बार बार आस्था की ओर ही देख रहा था और साथ तिरछा मुस्कुरा रहा था। आस्था का इस तरह से शर्माना और शर्म की वजह से आस्था के गाल जो टमाटर की तरह लाल हो गए थे, ये देखना अरमान को काफी अच्छा लग रहा था। तब अचानक अरमान ने देखा कि उसने जो आस्था को किस किया था वह काफी हद तक अब ठीक हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने शायद मेकअप की वजह से उन निशानों को भी छुपा लिया था और उसके होंठ अब हल्के फुले हुए थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक अरमान की नज़र आस्था के उसे गाल पर गई थी जहां अरमान ने उसे पिच किया था। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? हाँ, कहीं चोट लगी है क्या तुम्हें? अरमान जानबूझकर आस्था से ये पूछना चाहता था कि इस चोट के बारे में आस्था क्या राय रखती है। हालांकि उसे तो पता ही था कि यह चोट अरमान ने ही उसे दी थी। अब अरमान के इस तरह से सवाल करने पर आस्था, जो कि अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी, उसने एक पल को अरमान की ओर देखा और अगले ही पल अपने चेक गाल पर हाथ रखकर बोली, पता नहीं हम क्या बताएं आपको, आपके इस मेंशन में ना मच्छर बहुत है, जरूर हमें किसी न किसी मच्छर ने काट लिया होगा। अब जैसे ही आस्था ने भोली सी सूरत बनाकर ये कहा, अरमान का गुस्सा बढ़ गया था। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि आस्था उसी के सामने खड़ी होकर उसे मच्छर बुला रही है। तब अचानक अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपनी ओर खींचा था। आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वह अरमान के समेत उसे वक्त बाथरूम के ही फर्श पर दोनों गिर चुके थे। आस्था अरमान के ऊपर थी, अरमान का एक हाथ आस्था की कमर में था। आस्था के बाल अरमान के चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे और अरमान खोया खोया सा उस वक्त आस्था को देखे जा रहा था। दोनों के सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा क्लोजनेस की थी और आस्था की तो दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसका दिमाग एकदम से फ्रिज जैसा हो गया था। अब अरमान के ऊपर ऐसे लेटने पर आस्था ने अपनी आंखों को जोरों से बंद किया था और मन ही मन में बोली, है कान्हा जी, ये हमसे क्या हो गया? हम ऐसे कैसे गिर सकते हैं? क्या हम सही से खड़े भी नहीं हो सकते हैं? लेकिन इन्होंने ही तो हमें गिराया है और अब ये फिर से हमें बोलना शुरू कर देंगे कि हम इन पर जबरदस्ती हावी हो रहे हैं या उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए आस्था जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो उठती एक बार फिर वह अरमान के ऊपर गिर पड़ती, क्योंकि बाथरूम की ट्रायल्स फिसल रही थी। अब अरमान आस्था की इस तरह से कोशिश करता हुआ देखकर काफी हद तक मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वह उठा और उसने आस्था को भी सीधा खड़ा किया और वैसे भी जब से अरमान ने आस्था को जबरदस्ती फोर्सफुली किस किया था, तब से उसे अरमान से दहशत हो रही थी, क्योंकि उसके कानों में बार बार वही बातें गूंज रही थी जो अरमान कह रहा था कि वह पूरी तरह से उसकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो ये बात आस्था को काफी ज्यादा डरा गई थी और अब ऐसी सिचुएशन में बाथरूम पर होने पर उसे और भी डर लग रहा था। तो इसलिए आस्था अब धीरे से वहां से निकलने लगी था, लेकिन अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया था और दरवाजे के सामने हाथ रखकर खड़ा हो गया था। आस्था अरमान की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन अरमान की भरपूर नजरें उस वक्त आस्था पर थी। तब अरमान उसके होंठों की ओर झुकते हुए बोला था, कमाल है, तुम्हारी स्किन पर जल्दी ही निशान आ जाते हैं और जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। कल तो इतना ज्यादा तुम्हारे होंठों से खून निकल रहा था, लेकिन अब तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि आस्था ने अच्छे से मेकअप से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से आस्था की होंठ काटने के निशान, उसकी सूजन काफी हद तक कम दिखाई दे रहे थे। तो आज अरमान को यही लगा कि आस्था की वो चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तब आस्था बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अभी भी बहुत चोट लगी हुई है और कोई हमारी चोट ना देखे इसलिए हमने मेकअप से उसे कवर करने की कोशिश की है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। आस्था की जो बात मन में थी वो आज उसने अरमान के सामने बोल दी थी और अरमान आस्था का अपने सामने बोलना एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आस्था अरमान के सामने बहुत कम बोला करती थी और जब बोलती थी तो कितने ही देर में चुप होती थी। तब आस्था बोली, देखिए, हम आपसे अभी भी कह देते हैं, हम आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं और वैसे भी दादाजी ने हमें बोला है कि जब एक बार आप ठीक हो जाएंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान का गुस्सा बढ़ चुका था। वह डेंजरस टोन में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अरमान सिंघानिया को उसके बिना मर्जी के छोड़कर जाओगी, ये सोच भी कैसे लिया तुमने? मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया कि तुम बिना मेरी मर्जी के यहाँ से नहीं जा सकती हो। अरमान की इतनी डेंजर वाली बात सुनकर आस्था अंदर तक कांप गई थी
और फिर उसने अपना सर नीचे करके जोरों से रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अरमान इरिटेट होकर बोला था, यह क्या तुमने रोना धोना शुरू कर दिया है? अभी और इसी वक्त शांत हो जाओ। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उठाकर टब में फेंक दूंगा। अरमान की बात सुनकर आस्था ने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था और आंसू भरी आंखों के साथ दोनों तरफ अपनी गर्दन नामे हिला दी थी, मानो कि वो कहना चाह रही हो कि अब हम और नहीं रोएंगे, प्लीज आप हमें बाथ टब में मत फेंकना। तब अरमान कुछ सोचते हुए आस्था से बोला, ये सब फालतू की बातें और ड्रामा बंद करो। जिस काम के लिए यहाँ बाथरूम में आए हो वह करो, फटाफट मुझे नहलाओ। अब आस्था मुंह बनाते हुए सोचने लगी, ये इंसान क्या एक हाथ से नहा नहीं सकता है जो ये जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आस्था अब बचने के लिए अपनी आंखें गोल 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 घुमाने लगी था और सोचने लगी कि कोई ना कोई आइडिया लगाना होगा और यहाँ से फटाफट निकलना होगा। तभी आस्था ने अरमान की ओर देखा था और बोली, वह जो वो आपका शावर है ना, उसके पीछे हमने बड़ी सी छिपकली देखी है, प्लीज आप पहले उसे भगा दीजिए। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला अरमान उसकी ओर देखकर तिरछा सा मुस्कुराया था और अगले ही पल उसके पास जाकर बोला था कि मैं छिपकली देखने जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा आस्था की आंखें हैरत से फैल गई थी। वो सोचने लगी, इस राक्षस को हमारे मन की बात कैसे पता चली? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि ये कितना बड़ा पिशाच है, ये सारी मन की बातें भी जान लेते हैं। अब आस्था एक बार फिर रोनी सी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई थी। उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मुझे टाइम बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वह बाथटब बैठ गया था और आस्था के हाथ में बॉडी वॉश थमा दिया था। अब आस्था ने कान्हा जी का नाम मन ही मन में लिया और सोचने लगी कि आस्था आज तू नहीं बच सकती है, फटाफट से इस पिशाच को गंगा स्नान करा और यहाँ से निकल ले। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही थोड़ा सा बॉडी वॉश लिया और अरमान की पीठ पर रब करने लगे थी। अब जैसे ही आस्था के कोमल मुलायम छोटे छोटे हाथों ने अरमान को छुआ, अरमान का शरीर पूरी तरह से आग की भट्टी के जैसा तपने लग। उसका पूरा शरीर आस्था के छूने भर से काफी हद तक बेचैन हो उठा था। हालांकि अपनी बेचैनी उसने आस्था को देखने नहीं दी थी, लेकिन उस वक्त आस्था का खुद को टच करना, उसका छूना उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान कर गया था। हालांकि उसने ही आस्था को खुद से नहलाने के लिए कहा था। वही आस्था अरमान की पीठ पर बॉडी वॉश लगाते हुए उसे रब करते हुए सोच रही थी, ऐसा लग रहा है कि हम किसी इंसान को नहीं, किसी बड़ी से लोहे की दुकान को छू रहे हैं। कितना ठोस, कितना ज्यादा लोहे जैसा शरीर है इनका, पता नहीं कैसे इतना लोहे वाला शरीर कैसे किसी का हो सकता है। ये खाना कैसे खाते होंगे? कहीं ना कहीं आस्था की सुई तो अरमान के खाने पर अटकी हुई थी कि अरमान का खाना आखिरकार जाता कहाँ है, क्योंकि अरमान का पेट तो दिखाई नहीं देता, केवल उसके पेट की जगह कट से चॉकलेट शेप्स जैसे यही दिखाई देते हैं। और अरमान की कमर भी एकदम लोहे के समान कट पीस में थी, जो उसकी मस्कुलस बॉडी पर आस्था उस वक्त बॉडी वॉश लगा रही थी। उसे वक्त उन्हें छूते हुए वो बार बार ये भी चेक करके देख रही थी कि क्या ये असली ही है या फिर ये इंसान किसी लोहे की मशीन की तरह ये कोई रोबोट है जो कि लोहे से बना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसे वक्त आस्था के दिमाग में चल रही थी। अरमान को छूते हुए उसे किसी तरह की कोई अलग तरह की फीलिंग नहीं आई थी। जो फीलिंग इस वक्त अरमान को आ रही थी, अरमान के शरीर का इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उस वक्त उसका शरीर पूरी तरह से आस्था को पाने के लिए बेताब हो उठा था। वही आस्था जब अरमान के डोले शोले चेक कर रही थी, उसके बाइसेप्स देख रही थी, तो बार बार टच करके उनके साथ खिलवाड़ सा कर रही थी। और वही अरमान बड़ी ही इंटरेस्ट और लस्ट भरी नजरों से उस वक्त आस्था को देख रहा था, क्योंकि आस्था का इतने करीब होना उसके अंदर तक आग लगा गया था। इस बात से अनजान आस्था अरमान का एक हाथ संभालकर उसे फटाफट से नहलाने में लगी थी और जल्दी ही वह अरमान को नहला भी चुकी थी। वहीं अरमान अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए आस्था को देख रहा था। अरमान को नहलाने के बाद आस्था एक तरफ साइड में खड़ी हो गई थी और सर झुकाकर अरमान से बोली, हमने आपको नहला दिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं। ऐसा कहकर आस्था अब वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगी। जैसे ही आस्था जाने लगी तब अरमान अपने इस हसीन ख्वाब से बाहर आया। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वह एक अलग ही दुनिया में चला गया था। और अब जैसे ही उसे रियलिटी का आभास हुआ और आस्था जाने को हुई, तो अचानक से उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया था। आस्था इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो तो वहां से अरमान को नहलाने के बाद निकलना चाहती थी, लेकिन अरमान ने तो उसे अपनी ओर खींच लिया था
और आस्था पूरी की पूरी अरमान की बाहों में थी। अब अरमान के इतने करीब होने पर आस्था के पूरे जिस्म में गुदगुदी सी मच गई थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वह अरमान को छू रही थी, लेकिन उस वक्त उसने अरमान के शरीर को देखने के चक्कर में फीलिंग्स को इग्नोर किया था। लेकिन अब अरमान कितने करीब होने पर उसे एक अलग ही तरह की फीलिंग आने लगी थी। और अरमान ने एक हाथ से आस्था के कमर को कसकर पकड़ हुआ था। आस्था थोड़ा सा घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको नहला तो दिया है, अब क्या रह गया है? अभी भी कुछ रह गया है क्या? ऐसा कहकर आस्था रोनी सी शक्ल बनाकर अरमान की ओर देखने लगी। वही अरमान बोला, हाँ आपने मुझे नहला दिया है, लेकिन आपके नहलाने से मेरी क्या हालत हो गई है, क्या वह देखना नहीं चाहेंगी? अब जैसे ही अरमान ने इस तरह से कहा, आस्था ना समझी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो आपकी पट्टी तक नहीं भीगना दिए, देखिए बिल्कुल सही सलामत है। फिर हमने क्या किया? आपका क्या नुकसान हुआ हमारी वजह से? अब आस्था की ये ना समझी वाली बातें सुनकर अरमान मन ही मन में झल्ला उठा और सोचने लगा, क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या केवल मासूम होने का दिखावा करती है? और जब मुझे पता ही है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसों के चक्कर में आई है और जरूर दादाजी ने इसे ढेर सारे पैसे देने का ऑफर किया होगा, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए सोच रही होगी। लेकिन अरमान सिंघानिया की जिंदगी में कोई आकर उसके साथ खिलवाड़ करे तो अरमान सिंघानिया उसे इस तरह से जाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं देगा। मैसेज, आस्था अरमान सिंघानिया। अब आस्था की धड़कन जो किसी वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अरमान उसकी एक एक धड़कने को गिन कर रहा था और फिर आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? इतना क्यों डर रही हो? यही तो तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं, ताकि तुम मुझे सेड्यूस करके फिर मुझसे ढेर सारा पैसा निकलवा सको और फिर यहाँ मेरी जिंदगी से जा सको। ऐसा कहते हुए अरमान ने अपने उल्टे हाथ की उंगलियां आस्था के गालों पर फैलानी शुरू कर दी थी। अब आस्था अरमान की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, ये हमें आपके पास आने का कोई शौक नहीं है। हम ये बात आपको कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन अब बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं? और पैसों का हम क्या करेंगे? क्या जरूरत है हमें पैसों की? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है हम यहाँ आपसे पैसे मांगने आए हैं? अब जैसे ही आस्था ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बातें की, अरमान का तो दिमाग खराब हो चुका था। अरमान उसके बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था और फिर अचानक से उसने आस्था को पलटकर अपने नीचे कर लिया था और फिर उसके ऊपर आ गया था। आस्था सिचुएशन में खड़ी होकर वह अरमान से आर्गुमेंट कर रही थी। अचानक क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। आस्था को जब अपनी सिचुएशन समझ में आ गई, तब तो आस्था के गाल शर्म के मारे लाल हो चुके थे। अरमान का लोहे जैसा शरीर उस वक्त बिल्कुल उसके ठीक ऊपर था। आस्था को बड़ी ही शर्म आ रही थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और आंखें बंद किए बोली, अंडरस्को मिस्टर राक्षस जी, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज। अब आस्था को जैसे ही इस बात का रियलाइज हुआ कि डर के मारे उसने अरमान को उसी के मुंह पर फिर से राक्षस कह दिया, तब वो मन में खुद को कोसते हुए बोली, क्या कान्हा जी, आज आपने हमें मरवाने का पूरा ही प्लान बनाकर रखा है? अरे हमने आपसे बोला तो है, ठीक होते ही हम अपनी परिक्रमा भी कंप्लीट कर दूंगी, प्लीज क्या कान्हा जी, हमें सिचुएशन से निकाल दीजिए। फिर आस्था अरमान के सामने जल्दी से अपने आप को करेक्ट करते हुए बोली, वह हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है और हम बस अभी यहाँ से जाना चाहते हैं। अब आस्था के इस तरह की उटपटांग की बातें सुनकर अरमान उसकी ओर देखता रहा और अचानक से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और आस्था के होठों को उसने बड़ी बड़ी ही शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया था, क्योंकि आस्था के इतने करीब आने के बाद उसके मेन हार्मोन्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे और उस वक्त वो आस्था को पाना चाहता था। अरमान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया था और उस वक्त वह आस्था पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। आस्था को तो सांस लेने तक का मौका भी नहीं मिला था। अरमान तो अब बड़ी बुरी तरह से न केवल आस्था को किस कर रहा था, बल्कि वो उसे किस करते हुए इतना ज्यादा वाइल्ड हो चुका था कि उसने कितने सारे बाइट्स आस्था के लिप्स पर दे दिए थे। आस्था तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट और नाजुक सी थी कि अरमान इस तरह से किस करने पर वह चीख पड़ी थी, लेकिन उसकी चीख सुनने में अरमान को और भी मजा आ रहा था। अचानक से उसके होठों को छोड़कर वो उसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर टूट पड़ा था और उसे चूमने लगा। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी ना, उसका दिमाग पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया कि वह अरमान सिंघानिया को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि अरमान तो उस वक्त बड़ी है इंटेंस नजरों से आस्था को देख रहा था और आज से पूरी तरह से पाना चाहता था। वैसे भी अरमान सिंघानिया ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के साथ फिजिकल मूवमेंट शेयर नहीं किए थे, लेकिन आस्था को अपने करीब देखने के बाद अब वह अपने होश खो बैठा था। इस चक्कर में उसने आस्था ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उस कुर्ती को फाड़ दिया था
आस्था केवल इंटरव्यू में उसके सामने थी, पर वह अरमान आस्था के खूबसूरत जिस्म को देखने के बाद पूरी तरह से मचल उठा था और अब वह बिना देरी किए आस्था के साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब आस्था इस तरह से अपने साथ ज्यादती होते हुए देखकर जोरों से रोने लगी थी। वो बार बार अरमान से अपने आप से दूर होने के लिए कह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अरमान को तो उस वक्त आस्था को पूरी तरह से पाना था। वो उसकी चीखों को, हर चीज को इग्नोर कर रहा था। तभी अचानक आस्था के हाथ में अरमान के बालों पर आ गए थे। आस्था ने जोरों से अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान के बालों को पकड़कर खींचा। एक पल को अरमान रुका और जैसे ही उसकी नज़र आस्था के चेहरे पर गई और साथ ही साथ उसने अपने आप को देखा और आस्था के जिस्म को देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो आस्था के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन आस्था को खुद करीब से देखने के बाद और उसके होठों को किस करने के बाद वह पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। इसीलिए उसने आस्था को इस तरह से किस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से आस्था को दुख देता या आस्था पर हावी हो जाता, आस्था ने तुरंत उसके बालों को पकड़कर कसकर खींचा लिया था। तब जाकर अरमान हटा था। अब आस्था का ध्यान अपनी फटी हुई कुर्ती की ओर गया। आस्था ने तुरंत वो कुर्ती जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा ली थी और फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। वही अरमान ने एक पल आस्था की ओर देखा और जल्दी ही वो बाथरूम से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे वक्त उसके लिए वहां खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अरमान बाथरूम से निकलकर फटाफट से अपने कपड़े चेंज करता हुआ सीधा स्टडी रूम में चला गया था, जहां पर देव ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि देव उसके ऑफिस का सारा काम वहीं से संभाल रहा था। लेकिन अरमान के इस तरह से अचानक आ जाने पर देव पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अरमान के जाने के बाद आस्था, जो कि उसे वक्त बाथरूम में थी, उस वक्त वो रोए जा रही थी, क्योंकि अरमान ने 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही उसके शरीर को बहुत ज्यादा दर्द दिया था। इतना ही नहीं, उसकी नेक, चेस्ट, उसकी कमर, उसके पेट, हर जगह अरमान के किस करने के, काटने के, बाइट्स करने के निशान मौजूद थे। आस्था को अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जल्दी ही शावर खोलकर वह उसके नीचे खड़ी हो गई थी और कितनी ही देर तक रोने धोने के बाद वह खुद को संभालते हुए बाहर निकली थी। उसने पहले अपना छोटा सा सर निकालकर बाहर देखा कि अरमान कमरे में है या नहीं है, लेकिन अरमान को कमरे में ना पाकर उसने राहत के सांस ली और फटाफट से उसने अपने लिए अरमान की अलमारी से एक जोड़ी कपड़े ले लिए थे। हालांकि उसके ज्यादा कपड़े दादाजी ने दूसरे कमरे में भी शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े अभी भी वही अलमारी में मौजूद थे। तो आस्था ने उन्हीं में से ही एक ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट लिया था। बाकी कपड़े काफी ज्यादा हैवी कलर के और हैवी कपड़े थे, लेकिन ब्लैक कलर का एक सिंपल सा फ्रॉक सूट आस्था को पसंद आ गया था। फटाफट से उसने उसे पहना और उसके बाद आस्था ने अपनी शक्ल आईने में देखी। ऐसा लगने लगा था मानो कि अंडस को आस्था महीनों की बीमार हो। कुछ ही पल में अरमान ने उसकी खूबसूरती का रस निचोड़ लिया था। वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे पर निशान मौजूद थे, उसकी गर्दन पर निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। आस्था ने दुपट्टे से अपने निशान कवर करने की कोशिश की, साथ ही साथ कुछ फाउंडेशन वगैरह अपने फेस पर अप्लाई किया था कि वह निशान हल्के हो सके और दिखाई ना दे। आस्था कितनी ही देर तक सोचती रही कि उसके साथ ये क्यों हुआ, कि आखिरकार उसने अरमान सिंघानिया ने उसके साथ किया क्या। आस्था को उस वक्त बेहद अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब पूरे दिन वो उसके कमरे में भी नहीं रह सकती थी और इससे पहले कि अरमान उस कमरे में आ जाता, आस्था जल्दी उस कमरे से बाहर निकल गई थी और बाहर निकलकर वो सीधा डॉक्टर रश्मि के कमरे में जाने लगी थी। वहीं अरमान स्टडी रूम में तो आ गया था। वहां जाकर उसने देव को देखा और बोला अंडस को कि तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। देव ने तुरंत उसकी बात मानी और फटाफट से उस कमरे से निकल गया था, क्योंकि देव अरमान की बात नहीं टाल सकता था और वैसे भी अरमान की बात टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अरमान के चेहरे को देखकर वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो अरमान सर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। देव के जाने के बाद अरमान ने खुद से ही सवाल जवाब करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार ये मुझे हो गया था। उस लड़की के करीब आकर मैं बहक कैसे गया था। वह लड़की तो यही चाहती है कि अरमान सिंघानिया उसके साथ फिजिकल हो, तो मैं कैसे उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, कैसे कैसे। ये सोचते हुए एक गुस्सा उसने खींचकर दीवार पर दे मारा था। उसे रह रहकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और बार बार आस्था के करीब जाना, उसे बेहद चूमना, वो उसे याद आने लगा था। अरमान का शरीर अभी भी बहुत ज्यादा आस्था की तलब में था, लेकिन उस वक्त अरमान खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था और जब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसलिए वो सीधा जिम रूम की ओर चला गया था। हालांकि जिम रूम जाने का ये उसका कोई समय नहीं था, लेकिन उसे वक्त को खुद को थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता था, ताकि जो गलती उससे हुई थी वो उसकी सजा खुद को दे सके। वही आस्था जल्द ही डॉक्टर रश्मि के कमरे में आ गई थी।
डॉक्टर रश्मि जो कि अस्पताल से आने के बाद थक कर सो चुकी थी। आस्था ने कुछ देर उन्हें देखा, लेकिन वह डॉक्टर रश्मि को परेशान नहीं करना चाहती थी। तब आस्था उस कमरे से बाहर निकल गई थी और वहां जाकर उसने बाहर गार्डन में बैठने का डिसीजन लिया था। बाहर गार्डन में बैठकर थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी और सोचना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। आस्था गार्डन की ओर चली गई थी। वहीं अरमान जिम में जाने के बाद खुद को काफी ज्यादा हट करने लगा था। हालांकि उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन था, लेकिन आस्था के मरहम से उसे आराम भी मिला था। लेकिन अब जो कि वह एक बार फिर खुद को तकलीफ दे रहा था, इस वजह से उसके जख्म फिर से हरे होने लगे थे। वही सुमित एक अनजान लड़की को शहर के बड़े मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वापस से सिंघानिया मेंशन लौट आया था। इस वक्त उसकी आंखें काफी ज्यादा भारी थी। वहीं आकाश ने सुमित की आंखों को देख लिया था और वह समझ चुका था कि सुमित कहां से आया है। उस वक्त वो सुमित से कोई सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वह ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त सुमित पर क्या बीत रही है। और सुमित इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करेगा और वह अकेला ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो सीधा अपने कमरे में चला गया था और जाकर उसने खुद को बंद कर लिया था। वही आकाश मन ही मन में बोला, ना जाने मेरे दोस्त की दुख की घड़ी कब खत्म होगी, कब आएगा उस लड़की को होश। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव दोनों एक जगह बैठे हुए थे। तो ध्रुव अपने किसी काम से अपने बंगलों में गया था और जल्दी ही लौट भी आया था, और आहान कॉलेज ही नहीं गया था क्योंकि अरमान की हालत को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान थे। अरमान कल रात कहाँ गया था, इस बात की खबर उन्हें मिल चुकी थी। तब अचानक आहान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन को देखकर आहान हैरान हो गया। आहान को हैरान परेशान देखकर ध्रुव बोला, क्या बात है ब्रो। तब आहान ने ध्रुव को अपना फोन दिखाते हुए कहा, आपको याद है ना वो सेल्स गर्ल जिसने आस्था भाभी को मॉल के वो चेंजिंग रूम में बंद किया था। भाई ने उसका स्क्रैच बनाने के लिए बोला था, जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। उसका वह स्केच रेडी हो गया है, तो ये देखिए। ये लड़की तो मैंने कहीं भी नहीं देखी, पता नहीं कौन है ये लड़की। तब ध्रुव भी वह स्केचेस देखने लगा और बोला, हाँ मुझे भी ये लड़की समझ में नहीं आ रही, मैंने भी इसे आज तक नहीं देखा। तब तक देव ने भी वो स्केच देखा लिया। कहीं ना कहीं उसे उसकी झलक कुछ जानी पहचानी लगी थी, लेकिन अगले पल देव ने भी कह दिया था कि मैंने भी ये चेहरे को पहली बार देखा है। तभी ध्रुव बोला, मुझे लगता है कि हमें आस्था भाभी को दिखाना चाहिए, हो सकता है आस्था भाभी इसे जानती हों। अब ध्रुव की बात सुनकर अंडस्को देव और आहान भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और आहान बोला था, शायद तू ठीक कह रहा है, चल चल कर ये स्क्रैचेज आस्था भाभी को दिखाते हैं। देव तू भी चल। ऐसा कहकर देव, ध्रुव और आहान तीनों आस्था से मिलने के लिए जाने लगे थे। वहीं अरमान ने 20 से 25 मिनट तक खुद को तकलीफ दी थी, लेकिन उसके हाथ में काफी पेन था और उस पेन को अब आस्था के बने हुए मरहम की जरूरत थी। लेकिन फिलहाल अरमान अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही वो वहां गया, उसने देखा कि आस्था पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। अरमान ने बाथरूम भी चेक किया था। बाथरूम में अरमान को जल्दी ही आस्था की फटी हुई कुर्ती दिखाई दी थी, जिस कुर्ती को अरमान ने थोड़ी देर पहले चिरकर फाड़ दिया था। वह कुर्ती वही बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। एक पल को उस कुर्ती को देखकर एक बार फिर अरमान के ख्यालों में वह सारा सीन आ गया था जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आस्था के साथ किया था। अगले ही पल वो बाथरूम से बाहर निकल गया, क्योंकि वह आस्था से मिलकर बात करना चाहता था, क्योंकि आस्था जिस तरह से नासमझी में बातें करती थी। वो सोचने लगा, कहीं वह दादाजी को फ्लो में कुछ बता ना दे। अगर उसने दादाजी को उसके बारे में कुछ बता दिया तो ना जाने दादा जी के सामने उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। कहीं ना कहीं उस वक्त अरमान ये सोच रहा था, और आस्था से मिलकर वह उसे डराना और धमकाना चाहता था। वही ध्रुव और आहान आस्था को ढूंढते हुए अरमान के कमरे तक आ गए थे। अब जैसे ही उन्होंने कमरे पर नॉक किया, अरमान को लगा शायद आस्था है। तब उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, यस कमिंग। तब जल्दी वह तीनों अंदर आ गए थे। तभी अरमान जो कि बिना पीछे मुड़े बोला, मुझे पता था तुम लौटकर यही आओगी, और वैसे भी अरमान सिंघानिया से बचकर जाना नामुमकिन है। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, ध्रुव, आहान और देव सब दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी ध्रुव बोला, भाई किससे बात कर रहे हैं आप? अब जैसे ही अरमान ने आस्था की जगह ध्रुव की आवाज़ सुनी, अरमान हैरान हो गया और उनकी ओर पीछे पलटकर सबको देखने लगा और रूड वॉइस में बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगले ही पल आहान बोला, अंडस्को भाई, आप किसके बारे में बात रहे थे? किसे आना होगा आखिर आपके पास? तभी अरमान बात बदलते हुए बोला, तुम कब से मुझसे सवाल करने का लग गए? आहान, अभी फिलहाल तुम ये बताओ, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? अरमान की बात सुनकर अंडस्को जल्दी ही वह फोटो जो कि उसी सेल्स गर्ल कहने बनवाई थी, वो फोटो अरमान को दिखा दी थी और बोला, भाई आपने जो स्क्रैच आर्टिस्ट से जिस लड़की ने भाभी को हट करने की कोशिश की थी, वह लड़की का स्क्रैच बन गया है और ये वही लड़की का स्क्रैच है।
हम ये भाभी को दिखाना चाहते हैं कि कहीं भाभी तो इस लड़की को नहीं जानती है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा अरमान उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा था और फिर उन सबसे बोला तो दिखाऊं फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब। तभी ध्रुव बोला क्या भाभी यहाँ इस कमरे में नहीं है, क्योंकि हम तो भाभी को सारी जगह ढूंढ चुके हैं, भाभी हमें नहीं मिली। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा अरमान हैरान होकर बोला ये क्या आया बकवास कर रहे हो तुम, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के रहते भला वह लड़की यहाँ से कहा जा सकती है, ढूंढो उसे कहाँ है वह। ऐसा कहकर अरमान ने उन तीनों को आस्था को ढूंढने के लिए कह दिया था। वह तीनों ही हैरान थे कि आखिरकार अरमान इस तरह से आस्था के बारे में क्यों बात कर रहा है और उसे इस तरह से ढूंढने के लिए क्यों कह रहा है, जैसे कि वो बहुत बड़ी क्रिमिनल हो। वही अरमान मन ही मन में झल्ला उठा था और बोला तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी आस्था अरमान सिंघानिया। अगर तुम आज इस घर से चली गई होगी तो तुम देखना कि अरमान सिंघानिया तुम्हारा क्या हाल करता है। कहीं ना कहीं अरमान को यही लग रहा था कि जो हरकत उसने अभी आस्था के साथ की थी इस बात से गुस्सा होकर आस्था इस घर को छोड़कर चली गई है, तो यही बात उसे गुस्सा दिला रही थी और इसीलिए वह आस्था को अब जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। वही आस्था अरमान के खूबसूरत गार्डन में ही थी, लेकिन वह गार्डन के एक ऐसे हिस्से में बैठी थी जल्दी से जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ने वाली थी। वह हिस्सा गार्डन के बैक साइड स्विमिंग पूल के पास का था। आस्था स्विमिंग पूल के पास ही बैठी हुई थी और सोच रही कि उसके साथ आज ये क्या क्या हुआ है। आस्था के दिल में आया कि सारी बातें वो दादाजी से बता दे कि दादाजी आपका पोता हमें इस तरह से परेशान कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि उसे अब किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए और केवल 1-2 दिन की बात है और जल्द से जल्द राक्षस खडूस सिंघानिया अगर ठीक हो जाता है उसके बाद तो वह यहाँ से चली ही जाएगी। तो बस कुछ दिन और, जब हम इतने दिन यहाँ पर रह ही लिए हैं तो 2-3 दिन तक और रहने में क्या हर्ज है, लेकिन तब तक हमें अरमान सिंघानिया से दूर रहना होगा और 1 मिनट के लिए भी उसके आसपास नहीं रहना होगा, क्योंकि अगर हम उसके आसपास रहे तो वो अपनी हदें पार कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिलहाल वह खामोशी से अपने बीते दिनों को याद करने लगी थी, अपने माँ बाप को याद करने लगी थी और साथ ही साथ अपनी प्यारी सी नानी माँ को याद करने लगी थी। वही अरमान के ऑर्डर देने पर वह तीनों आस्था को हर जगह ढूंढने लग गए थे। रश्मि का कमरा, आकाश का, सुमित का, हर जगह हर कमरा उन्होंने देख लिया था। दादाजी का कमरा तक उन्होंने देख लिया था, लेकिन उन्होंने किसी से पूछा नहीं था कि आखिरकार आस्था कहाँ है। वही अरमान ने गुस्से से अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुला लिया था और सबको आस्था के बारे में पूछा, लेकिन सभी गार्ड्स ने एक ही जवाब दिया था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है सर। लेकिन अरमान को रह रहकर यही लग रहा था कि जरूर आस्था घर छोड़कर कहीं चली गई होगी, तो इसीलिए वह गुस्से से सबको बारी बारी से देख रहा था और बोला अगर वह लड़की मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर निकल गई होगी तो तुम सबका इस दुनिया में आज आखिरी दिन होगा, याद रखना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वह गुस्से से बारी बारी से हर एक गार्ड्स को घूरने लगा था। अरमान सिंघानिया की आंखों में आग देखकर सभी गॉड्स थर थर कांप रहे थे। वही देव, ध्रुव, आहान हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अचानक से आस्था कहाँ जा सकती है और अरमान आस्था को ढूंढने के लिए इतना ज्यादा बेचैन क्यों है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी घूम रहा था कहीं अरमान भाई ने तो आस्था भाभी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, या उन्हें डांटा धमकाया फिर से उन पर हाथ तो नहीं उठाया। कहीं ना कहीं ही ये सवाल उनके दिमाग में आ रहा था, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान से कुछ भी सवाल कर सके। वेल, अब अरमान ने गार्ड्स की ओर देखता हुआ बोला यहाँ खड़े खड़े रहकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर लेकर आओ उस लड़की को मेरी आंखों के सामने। सभी गार्ड्स पर उसकी आग उगलती ही नजरों को देखकर फटाफट से अपने काम पर जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें दादाजी की आवाज सुनाई दी थी। यहाँ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं दादाजी ने अरमान की लास्ट वार्निंग जो कि वह गार्ड्स को दे रहा था वो सुन चुके थे और दादाजी का मन में आशंकाओं से भर गया था और वह घूरते हुए सबसे बोले अंडस को यहाँ हो क्या रहा है, किसे ढूंढ कर लाने की बात हो रही है। अब दादाजी आ गए थे तो अरमान जो अपने कमरे में जा रहा था उस वक्त वह हाल में एक साइड खड़ा हो गया था और उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं था, बिल्कुल सपाट चेहरा लिए वो वहां खड़ा हुआ था। तब दादाजी थोड़ी सी तेज आवाज में ध्रुव और आहान की ओर देखकर बेरुखी से बोले अंडस को क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया, मैंने क्या पूछा है, तुम लोगों से किसको ढूंढने की बात हो रही है, क्या हो रहा है, और रश्मि और आस्था बेटी कहाँ है। तब तक दादाजी की तेज आवाज सुनकर अंडस को रश्मि जो उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी वह भी नींद से जाग गई थी, क्योंकि दादाजी की आवाज काफी तेज थी, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। वही आकाश, रश्मि दोनों एक साथ अपने कमरे से बाहर निकले थे और दादाजी की आवाज सुनकर वह दोनों भी हाल में जमा हो चुके थे। सुमित जो कि अपने एक पास से जूझते हुए
उसने कमरे में खुद को कैद कर लिया था। अब दादाजी की इस तरह से आवाज आने के बाद वह भी फटाफट से आकर हाल में खड़ा हो गया था और बारी बारी से सबकी ओर कंफ्यूजन से देखने लगा था। तब आकाश, सुमित ने भी एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, क्या हुआ है दादाजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दादाजी उस वक्त काफी गुस्से में थे। उनकी आवाज पुर के पूरे सिंघानिया मैंशन में गूंज रही थी। तभी ध्रुव, आहान और देव भी दादाजी के नजदीक आकर खड़े हो गए थे। लेकिन अरमान अभी भी सीडीओ के पास ही खड़ा था, जो कि अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि दादाजी ने उसे रोक लिया था तो उसके बाद वह आगे नहीं बढ़ा था। तभी दादाजी कड़क आवाज से बोले, अंडस्को, क्या तुम में से किसी को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है? मैं तुम लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि अभी किस लड़की की बात हो रही थी? और रश्मि बेटी यहाँ है तो आस्था कहाँ है? अब आहान और ध्रुव एक दूसरे की ओर हिचकिचाते हुए देखने लगे। अंडस्को आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब दादाजी को क्या जवाब दें। तब दादाजी सीधा अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए थे और उसकी ओर देखते हुए एकदम कड़क आवाज में बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं जानना चाहता हूँ यहाँ किस लड़की की बात कर रहे थे तुम, और आस्था कहाँ है? अब जैसे ही दादाजी ने दांत पीसते हुए ये कहा, अरमान ने एकदम सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। वह लड़की शायद घर छोड़कर चली गई है। मुझे पूरी उम्मीद है जरूर वह घर के सारे रुपया, पैसा, नकदी, जेवर लेकर चली गई होगी। आपने उस 2 कौड़ी की लड़की को इतनी छूट दे दी थी कि वो लड़की हम सबको चूना लगाकर चली गई। अब जैसे ही अरमान ने डेंजरस वॉइस में ये बोला, अंडस्को दादाजी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी और बाकी सबका चेहरा भी पूरी तरह से उतरा गया था। वो सब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अरमान सिंघानिया आस्था के लिए ऐसी सोच रखता होगा। जो लड़की मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल के पैसे भी अरमान से उधारी में मांग रही थी ताकि वह बाद में अरमान को उसका पूरा पैसा लौटा दे, वह भला इस घर में चोरी कैसे कर सकती है? किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि अचानक से अरमान ने क्या बोला था। अंडस्को, अरमान को एक पल तो ये लगा था कि अंडस्को शायद उसने आस्था के साथ बाथरूम में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड बिहेव किया था, इस वजह से आस्था घर छोड़कर चली गई। लेकिन अगले ही पल जो कि उसे आस्था को लेकर शक था कि हो सकता है कि वह पैसे वगैरह लेकर इस घर से चली गई हो, इसीलिए अरमान ने तेज आवाज में बोला, राजेश यहाँ आओ। राजेश, जो कि अरमान के घर का एक पुराना नौकर था, अरमान ने उसकी ओर देखकर बोला, जाओ जाकर सभी कमरे की तिजोरियां चेक करो और देख कर आओ कि कहाँ से क्या कीमती सामान मिसिंग है। सभी लोग अरमान के इस तरह के बिहेवियर से पूरी हद तक परेशान हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि अरमान सिंघानिया ने अपनी बीवी को एक नौकर तक की जगह दी थी, इसलिए तो एक नौकर को जाकर चेक करने के लिए कह रहा था कि घर का सामान उसे जगह पर है या नहीं है, उसकी तहकीकात करो। अब दादाजी के सब्र का बांध टूट गया था और अचानक उन्होंने खींचकर एक तमाचा अरमान के मुंह पर दे मारा था। अरमान चेहरा एक साइड झुक गया था। अब दादाजी ने जैसे ही अरमान पर इस तरह से हाथ उठाया, सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वहीं रश्मि के तो आंखों में आंसू आ गए थे। तभी दादाजी अपना कंट्रोल खो बैठे थे। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों से अरमान का गिरेबान पकड़ लिया और बड़े ही डेंजरस वॉइस में उसकी ओर देखकर बोले, क्या बकवास की तूने? तू इस वक्त इस घर की बहू के बारे में बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है अंडस्को वो मासूम सी बच्ची जिसके दिल में तूने अपने लिए नफरत और डर पैदा कर दिया है, वो इस तरह से मेंशन का सामान चोरी करके गई है? हाँ अंडस्को, और अगर तू उसके साथ प्यार से रहता है तो शायद तेरी जिंदगी पूरी तरह से सुधर चुकी होती और शायद तेरी जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो चुके होते, लेकिन तूने तो उसे बच्ची के साथ थानेदार से भी ज्यादा बढ़कर सुलूक किया। तूने उसे बच्ची को डराया धमकाया, उसे मारा पीटा। अरे तेरे पास तक जाने से डरती थी वो, लेकिन तुझे चोट लगी फिर भी मैंने उससे रिक्वेस्ट कि एक बार वह तेरा ख्याल रखें, हो सकता है कि तेरे दिल में उसके सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। लेकिन नहीं, गलती की मैंने उस बच्ची से रिक्वेस्ट करके तू अपने जायदाद और पैसों की बात कर रहा है। हाँ अंडस्को, अरे उसे बच्ची का सिर्फ एक ही लौता सपना है, डॉक्टर बनने का। मैंने तेरी देखभाल करने के लिए उस बच्ची को सिर्फ इतना ही बोला था अंडस्को कि मैं उसका एडमिशन बड़े से बड़े कॉलेज में करवा दूंगा, लेकिन उस स्वाभिमानी लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया। पता है उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? कि वह किसी की सेवा के बदले कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है जिसके बदले में उसे सेवा का फल मिले। हाँ, और तू आज उस बच्ची के किरदार पर उंगली उठा रहा है और उसे चोर समझ रहा है। अपने इस दिल में क्या छुपा के रखा है तूने? लोगों पर शक करते करते तू इतना शक्की हो गया कि तुझे उस बच्ची की मासूमियत दिखाई नहीं दी जो तू उस पर शक कर बैठा। मैं जानता हूँ जिंदगी ने तुझे जख्म दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने शक के चलते किसी की जिंदगी को जख्मों से भर दी। अरमान दादाजी की बात सुनकर केवल सपाट चेहरा लिए उनकी ओर देख रहा था। हालांकि उसके दिल के अंदर कितनी उथल पुथल मची हुई थी, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तभी दादाजी ने
अरमान की और उंगली पॉइंट करते हुए बोले, एक और बात मेरी कान खोल कर सुन लेना अरमान सिंघानिया, अगर उस बच्ची को आज कुछ हुआ, उसका बाल भी बांका हुआ तो याद रखना आज के बाद तेरे लिए तेरा दादा भी हमेशा हमेशा के लिए मर चुका होगा, फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, समझे तुम। ऐसा बोलकर अंडस्को दादाजी गुस्से से बारी बारी से सबकी ओर देखते हुए वहां से निकल गए थे। अब दादाजी के इस तरह से बोलने पर सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि दादाजी ने आज बहुत बड़ी बात बोली थी। वही अरमान दादाजी की बात सुनकर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, उसके हाथ पर बर्फ के जैसे जम गए थे। तभी अचानक खुद को संभालते हुए अरमान ने अपना ब्लैक शेड्स हाथ में लिया था और जल्दी ही ब्लैक शेड्स अपनी आंखों पर चढ़ा लिया था। तभी राजेश, जो कि अरमान का सर्वेंट था, वह वहां आया और बोला, बॉस हमने पूरा घर अच्छी तरह से देख लिया है, घर का कोई भी सामान मिसिंग नहीं है और सब कुछ अपनी जगह पर सेफ है। अब राजेश ने जैसे ही ये कहा, अरमान एक तेज आवाज से बोला, ध्रुव वाहन गाड़ी निकालो, और जल्दी ही वह बाहर की ओर चल दिया था। अब रश्मि, जो कि ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई थी और दादाजी का गुस्सा शायद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, क्योंकि दादाजी ने तो उसे हमेशा बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में बात किया करते थे, बड़ा ही प्यार जताया करते थे, लेकिन आज दादाजी का रौद्र रूप देखने के बाद रश्मि काफी हद तक घबरा गई थी और अब वह आस्था के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी थी कि आस्था जहां भी हो बस बिल्कुल ठीक हो। वही गार्डन के पुल साइड पर अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को और अपनी जिंदगी के दुख और गमों को सोचते अंडस्को, सोचते आस्था, जो कि पहले से ही काफी वीक थी क्योंकि वह अभी भी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई थी, वह अब एक बार फिर फुल साइड पर ही बेहोश हो चुकी थी। हालांकि आस्था का इरादा थोड़ी देर पूल साइड पर बैठने के बाद वापस से सिंघानिया मेंशन के अंदर जाने का था, ताकि वह रश्मि के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि रश्मि की कंपनी उसे काफी ज्यादा पसंद आया करती थी। लेकिन इससे पहले कि वो उठकर चलती, उसका सर जोरों से चकराया और वह वहीं पूल साइड के ठीक किनारे पर बेहोश हो गई थी। वही अरमान सिंघानिया ने अपने डेविल रूप में आते हुए जल्दी ही अपने फार्म हाउस के सारे सिक्योरिटी को पूरे शहर भर में फैलने के लिए कह दिया था और जितने भी बस स्टेशन, गली नुक्कड़, रेलवे स्टेशन, जितने भी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते, शहर के भर के रास्ते, हर एक रास्ते पर नाकाबंदी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, हर जगह आस्था को खोजा जाने लगा था, लेकिन अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने घर के ही पूल साइड पर जाकर देखने की नहीं सोची थी कि आस्था कहीं और नहीं बल्कि पूल साइड पर भी हो सकती है। वेल, जल्दी ही अरमान सिंघानिया के आदमी ने केवल कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पूरे के पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, हर एक गैंग से पूछताछ किए जा रही थी, हर एक क्रिमिनल इस वक्त अरमान के आदमियों की कस्टडी में था और खुद भी अरमान अपने ग्रुप समेत गाड़ी लेकर आस्था को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद अब खतरे से बाहर था, साथ ही साथ उसे इस बात के बारे में भी पता चल चुका था कि उसकी मां वसुंधरा रायचंद ने डेविड को अरमान की मौत के लिए भारी भरकम रकम दी है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी अरमान की मौत ही चाहता था, लेकिन अरमान के सिक्योरिटी इस देश की सबसे बेस्ट और बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी थी, जिसकी वजह से आज तक कोई भी अरमान को छू तक नहीं पाया था। लेकिन वीर को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि जिस अरमान सिंघानिया को वह मरवाना चाहता है, असल में वही डेविल किंग है, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया तो क्या हर कोई कांपता था। वह वसुंधरा जी जल्दी ही अपने बेटे के लिए अपने हाथों से थोड़ी सी कम स्पाइसी खिचड़ी बनाकर ले आई थी, ताकि वह उसे खिला सके, क्योंकि अभी तक उसका गला पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अरमान के जोरों से गला दबाने के कारण उसके गले की काफी ज्यादा हड्डियां फ्रैक्चर हुई थी, जिसकी वजह से वो सही तरह से कोई खाना वगैरह नहीं खा पा रहा था। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उसे बोलने से भी मना किया था, लेकिन वीर रायचंद उस वक्त गुस्से से भरा बैठा था। वो उस वक्त चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, कुछ लोगों की जान लेकर अपना गुस्सा शांत करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसकी फीलिंग अच्छी तरह से समझ चुकी थी। इसीलिए उन्होंने वीर को होश में आते ही बता दिया था कि उसने डेविड को अच्छी खासी मोटी रकम देने के बाद अरमान सिंघानिया के नाम की सुपारी दे दी है। तब वीर रायचंद मुस्कुराने लगा और अपनी माँ का बनाया हुआ उबला खाना, जो कि बिना नमक मिर्च के था, मुस्कुराते हुए खाने पीने लगा था और मन में सोच रहा था, बस एक बार में ठीक हो जाओ, तेरी मौत के बाद मैं तेरी बीवी को हमेशा के लिए अपनी रखेल बनाकर रखूंगा। वीर इस वक्त काफी ज्यादा बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से वह बाज नहीं आ रहा था। वीर तभी वसुंधरा जी ने रंजीत को फोन किया था और बोला कि डेविड ने अपना काम किस दिन करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि डेविड इस वक्त पेरिस में घूमने फिरने के लिए गया हुआ था। डेविड घूमने फिरने नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने गया होता है। डेविड की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वह बेहद प्यार किया करता था और पूरी दुनिया उसके साथ घूमने का सपना देखा करता था,
और इसीलिए आज अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा को पूरी करने के लिए डेविड उसे पेरिस में लेकर गया हुआ था।